नमस्कार दोस्तों, नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन इंडियन पॉलिटी की PYQs 2025 की सीरीज को कर रहे थे। इससे पूर्व में है वो दो वीडियो के माध्यम से अपन सेकंड ग्रेड के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज अपन है वो तीसरा वीडियो आ रहे हैं। और जिन लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे लिंक के माध्यम से अपन नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वे वीडियो देखने हैं। बिना देरी किए हुए अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न है वो अपन अब स्कूल लेक्चरर के स्कूल लेक्चरर के पांच पेपर हुए थे स्कूल लेक्चरर के ABCDE ग्रुप में, तथा पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर उनके भी प्रश्न लेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे RPSC द्वारा। तो अपन पहले C ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसको लेंगे। C ग्रुप में वैसे C ग्रुप ये जैसे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाले उनके साथ नहीं हुआ था, ये अलग से शायद स्पोर्ट्स वाली कोई सब्जेक्ट थी उनके साथ है। इसमें GK GS के 100 प्रश्न थे। बाकी जैसे ABCD ग्रुप वालों में 5 क्वेश्चन थे पॉलिटी, इसमें लगभग 10 से 1 प्रश्न थे पॉलिटी के। बहुत ही अच्छे लेवल के और अच्छे प्रश्न थे। तो अपन बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और तो पहला प्रश्न इन लोगों ने दिया है, सबसे पहला दिया कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों DPSP के तहत राज्य का एक बाध्यता है। सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है। अपन ऐसा पहले प्रश्न सामान्यतः नहीं पढ़ा होगा, अपन DPSP को पढ़ते हैं, लेकिन इसने DPSP के अंदर में जाकर पूछा है कि कौन सा DPSP बाध्यता को, और उसमें कौन सी बाध्यता की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई। सबसे पहले तो आपको पता होगा DPSP भाग 4 में है और आयरलैंड से अपन ने लिए हैं। और इनका आर्टिकल है वो 36 से 51 तक है। बिल्कुल याद है अपन लोगों को। और ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य पर क्या है? बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके माध्यम से इन्होंने पूछा है कि भाई एक तो सहकारी समितियों का उन्नयन, बिल्कुल सहकारी समितियों का उन्नयन अपन को पता है 43 है वो 43B के अंदर है। और 97वें संविधान संशोधन, पिछली बार पढ़ा था, 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सहकारी समितियां जुड़ी थी। ये भी आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में है, ये भी याद रखना। 43B में सहकारी समिति, इसमें बाध्यता तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। ठीक है। अगला, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों के बारे में, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 46 में है। SC/ST के बारे में कौन सा है? 46, अनुच्छेद 46 में SC/ST का ध्यान रखना है। सहकारी समितियां 43B के अंदर है, 97वें संविधान से जुड़ा हुआ था। SC/ST 46, इसमें भी बाध्यता जैसा कुछ प्रावधान नहीं है। अगला है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर यही होगा। इसके अंदर मूल आर्टिकल जो बैरेक्ट से वहां से उन लोगों ने प्रश्न उठाए। अपन सामान्यतः इतना ही पढ़े कि राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर दृष्टि से वर्तमान में पॉलिटी के बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, आपको ये याद करने हैं, वापस रिपीट हो सकते हैं। ये 97वां पूछा हुआ है कई बार, तो ये याद रखना है आपको। SC/ST का आर्टिकल 46 में है। इसमें ये पूरा दिया है कि राष्ट्रीय, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुनना, कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति व लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसरण, व्यसन या निर्यात से संरक्षण करना तथा राज्य की बाध्यता होगी। क्या होगी? राज्य की बाध्यता होगी। राज्य की बाध्यता होगी उनकी संरक्षण करना। बाध्यता जो टर्मिनोलॉजी है जो कि अपना 36 से 51 DPSP के है, उनमें केवल ये कौन से आर्टिकल के आ रही है? ये आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों को वस्तुओं संरक्षण के लिए क्या होगी? राज्य की बाध्यता होगी। बाध्यता वाला टर्मिनोलॉजी इस आर्टिकल में आ रही है। एग्जामिनर ये पूछा है ऊपर बाध्यता है कौन से आर्टिकल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49। और नीचे जो ये दे रखा है कि पोषार स्तर पर जीवन की रक्षा ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करने वाला कौन सा आर्टिकल है? ये आपको याद रखना 47। बिल्कुल DPSP के बारे में अपन ने पढ़ लिया। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है, आयरलैंड से प्रेरित है, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि भाई 43B में सहकारी समिति, 97वें संविधान से, आर्टिकल 46 में SC/ST के बारे में। और जो बाध्यता वाली टर्मिनोलॉजी है वो कौन से में है? और आर्टिकल 49 में। वापस अनुच्छेद पूछा जा सकता है, यहाँ से इन्होंने अनुच्छेद नहीं पूछा दे, और वापस दोबारा यदि ये रिपीट होता है तो अलग प्रकार से बना के देंगे, ये हूबहू होने की संभावना कम है। तो आप याद रखना इसका अनुच्छेद 49 है। 47 आर्टिकल के अंदर पोषार जीवन स्तर से ऊंचा करने जैसी स्वास्थ्य सुधार की बातें की हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो भारत की संसद के बारे में, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। भारत की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत की संसद के अंदर राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अपन को पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल एक तो है 86 और एक है 87, 2 आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात करते हैं। 86 के अंदर तो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या है? अभिभाषण। ये याद रखना है आपको। सीधा सीधा कभी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। 86 में अभिभाषण है और 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण है।
विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल 87, पहले तो ये अनुच्छेद दोनों याद रखना है, 86 में अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण। और 86 वाला है वो ये राष्ट्रपति कब करता है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ संवैध सदनों में अभिभाषण कर सकता है, किसी एक सदन में या संवैध सदन में। संवैध सदन में ये भी पूछा हुआ है कई बार, संवैध सदनों में अभिभाषण कर सकेगा बिल्कुल। तो ये अभिभाषण अपने आर्टिकल 86। और 87 वाला विशेष अभिभाषण वाला है, ये राष्ट्रपति लोकसभा, कब, लोकसभा के साधारण एक बार निर्वाचन हो जाते हैं पश्चात प्रथम सत्र, बिल्कुल अपन को पता है लोकसभा में जब देश की वापस दोबारा सरकार बनती है, साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करता है, तथा प्रत्येक वित्त वर्ष होता है ना, उसमें मतलब प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र नहीं, वित्त वर्ष नहीं, प्रथम सत्र होता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में क्या करता है, संवैध सदनों को दोनों को संयुक्त बैठक उसे बोलते हैं संवैध सदनों को मतलब भाषण करता है, और उसका कारण भी बताना होता है राष्ट्रपति को, ये याद रखें, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कारण भी बताना होता है, संवैध अभिभाषण करेगा तथा कारण भी बताना होगा। तो बिल्कुल ये है विशेष अभिभाषण के बारे में। तो इसमें क्या पूछा है अपन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण चूंकि सरकार का नीति का वक्तव्य होता है, इसलिए सरकार का इसका मसौदा तैयार करती है। अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार, बिल्कुल कैबिनेट है वो, देश की कैबिनेट, बिल्कुल कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उससे पहले, और उसमें अप्रूवल की जाती है, और बिल्कुल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, और ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, और उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। और जैसे राज्यपाल होता है इधर अपने स्टेट में, वो भी मतलब केंद्र जो सरकार होती है उसी का ही मतलब प्रतिनिधि के रूप में वो भाषण पढ़ता है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट इन्होंने सही दिया है। दूसरा कि साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल लोकसभा में होता है। मैंने उस समय बताया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट केवल लोकसभा में, जब तक आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटना है तब तक आपको पूरी तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो कि भाई ये सही है या गलत है। इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट वैसे मैंने बता दिया कि दोनों को लोकसभा के दोनों मतलब संवैध सदनों को मतलब प्रत्येक वर्ष होती है ना, उसको संबोधित करता, केवल लोकसभा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, दो गलत है। बिल्कुल अच्छे प्रकार का था, आप याद रखना है। आर्टिकल 86, 87 विशेष, इसमें अभिभाषण है, और इसमें संवैध, और मतलब इसमें लोकसभा की प्रथम तथा मतलब प्रत्येक वर्ष में प्रथम संवैध में, और कैबिनेट बैठक तैयार करती है, वापस इसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो अपन नवयुग एकेडमी का, ये हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हो, और हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के करंट वगैरह के अच्छे अच्छे प्रश्न है वो शेयर किए जाते हैं। और इससे पूर्व हमारे राजस्थान हिस्ट्रीकल्चर 2025 के जितने भी मतलब प्रश्न आए हैं उसको अपन 4 वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से मतलब है वो सॉल्यूशन कर चुके हैं, और जो कि प्ले लिस्ट में जाकर आप नवयुग एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर या यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप हैं वो उनको देख सकते हो, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तीसरे प्रकार का प्रश्न, तीसरा प्रश्न है वो वैसे ये मतलब जिस प्रकार जिनके सिलेबस में है वो ध्यान रखना, जिनके सिलेबस में उनको ऐसे प्रश्नों की लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी टॉपिक है उनके सारों के प्रश्न ले रहा हूँ, लगभग तो सबके एक जैसे लगभग सारी है। कई हो सकती है कि ग्रैंड सेकंड में कोई स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा हो, वहां से प्रश्न उठा रखा हो, तो आप अपना सिलेबस देख के ही देख ले भाई कोई ज्यादा ऐसा मतलब तूफानी प्रकार का प्रश्न आया हुआ हो तो ये भारत के गणराज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के मध्य शांति एवं मैत्री सहयोग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर मॉस्को में 12 अप्रैल 1971 को हस्ताक्षर किए। ये पूछ रहा है कि भारत के गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के बीच में, ये अपन को एक याद रखना, कभी पूछा जा सकता कब हुई थी, एक तो 1971 में, ये वापस सन दे के पूछा जा सकता कब हुई, और उसके बाद में ये मॉस्को में नहीं हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ये याद रखना। ये स्टेटमेंट मॉस्को जगह दिल्ली में देके इसको गलत करा दिया, ये गलत हो गया। उसके बाद में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ पर यूएसएसआर की तरफ से इस संधि पर ए ग्रोमिको के हस्ताक्षर थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ए ग्रोमिको। तो इसमें क्या है, इसके स्टेटमेंट 2 सही हो जाएंगे, इसमें ज्यादा व्याख्या वाली बात है नहीं। ये याद रखना दिल्ली में हुआ था, कब हुई थी सोवियत संघ बीच में, सन याद रखना है, आप कभी सन भी पूछा जा सकता है 1971 में, तो इसका 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद, ये अपने 45 नंबर, भारतीय झंडा संहिता 2002। एक तो ये याद रखना, यहां से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं अपन के। वापस भारतीय झंडा संहिता आई थी, भारतीय झंडा संहिता कब की है, झंडा संहिता, ये वापस क्या करते हैं, जो अपन प्रश्न देते हैं ना उसमें हिंट दे देता है एग्जामिनर के भाई मैं किस आधार पर चल रहा हूं। अगला प्रश्न यहीं से निकालेगा, अगला ऑप्शन दे देगा 2001, 2003, 2002, 2004। तो अपन को याद रखते हैं भारत की झंडा संहिता कब आई है, भारत की झंडा संहिता 2002 में आई है, ये एक याद रखना है झंडा संहिता के बारे में।
और इस झंडा संहिता में मतलब झंडा संहिता के बारे में आपको क्या याद रखना है कि भाई 2002 की है। उसके बाद में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ये कब का है, 1971 का, ये भी याद रखना है आपको, दोनों के सन याद रखना है। एग्जामिनर ने दिया है तो उसके नजर में है, वापस यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। उसके बाद में भारत के संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है, 45 नंबर दिया है कि भाई क्या भारतीय झंडा संहिता के बारे में। तो ये अपना क्या है कि डीपीएम मतलब जो मौलिक कर्तव्य है ना उनसे बता रहा है कि भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये एक तो ये याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य है वो कब कौन से आर्टिकल में। तो 36 से 51 तो को डीपीएसपी है, लेकिन 51A में 51A लेके फिर 1 2 3 इसमें क्या है याद रखना है, ये 51A1 है, उससे मौलिक कर्तव्य शुरू होती है, पहले की दूसरे तीसरे 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि कब जोड़े, ये मैंने पूर्व में भी बता चुके, 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े, किसके, सरदार श्रवण सिंह समिति, एक मिनट, सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, वर्तमान में 11 है, ये याद रखना है। एक तो श्रवण सिंह ये इनका भी बारे में आप याद रख सकते, जालंधर लोकसभा है ना, जालंधर लोकसभा से पूछा जा सकता है वापस, आजकल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। लोकसभा के जालंधर सीट से ये एमपी थे, इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री भी रहे श्रवण सिंह, तो मतलब इंदिरा गांधी के समय एक मूल कर्तव्य जो कि यूएसएसआर से प्रभावित थे भाई के, मतलब अपने भारतीय संविधान में लोगों को केवल राइट्स ही राइट्स दे रखे हैं और उसकी उनकी कोई ड्यूटी है नहीं। ड्यूटी देने के लिए आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश थी और इस जो समिति थी उसमें 12 सदस्य थे, ध्यान रखना, ये भी 12 सदस्य थे, उनकी सिफारिश पर है वो जोड़े थे। 10 मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हुए हैं। और उसके बाद में अलग अलग अपनों पहले भी पिछले वीडियो में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कौन से अलग अलग प्रकार के पूछे जा रहे हैं, आपको 11 मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप शॉर्ट बना के 11 मूल कर्तव्य याद रखेंगे तभी काम बढ़ेगा, 1-2 याद करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी, पहले के अंदर दे रखा है जो अपना पहला है ना मूल कर्तव्य जो 51(1)(a), उसके अंदर दे रखा है कि भाई संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों क्या करना है, एक तो संविधान के पालन करना है और उसके आदर्शों का पालन करना है। और उसमें क्या है, एक तो लिख रखा है राष्ट्रगान के बारे में लिख रखा है, और उसके बाद में एक लिख रखा है उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, उसके संस्थाओं के बारे में बातचीत हो रही है। और एक लिख रखा है किसके बारे में, राष्ट्र ध्वज। तो 3 बारे में, किसके बारे में, राष्ट्रगान के बारे में है, संस्थाओं के बारे में है और राष्ट्र ध्वज के बारे में। एक तो ये याद रखना, 3 ये शब्द आ रखे हैं। पहले में यही लिख रखा है, पहले में क्या लिख रहा है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्श कौन से है, राष्ट्रगान है, संस्थाओं है, राष्ट्र ध्वज है। तो राष्ट्र ध्वज ये यही पूछ रहा है कि भारतीय झंडा संहिता 2002 और अपराध जो 1971 वाला है अपमान निवारण अधिनियम, ये कौन से मौलिक कर्तव्य से जुड़ा। तो एक में है तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। एक तो ये याद रखें, इसमें राष्ट्रगीत नहीं है, ये याद रखें आप, क्या है, राष्ट्रगीत नहीं है, एग्जामिनर यहाँ से गलत करवा सकता है, राष्ट्रगीत है नहीं, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रगान ही लिखा हुआ है। और संस्थाएं लिख रखी, राष्ट्र ध्वज इसमें लिख रखा है, कौन से में, 51(1) में लिख रखी है। पहली बात तो ये याद रखनी है, ये हो गया। और झंडा संहिता जो अपन की है ना डिस्कस 2002 वाली झंडा संहिता 2002 वाली, उसमें याद रखना है कि भाई झंडे के बारे में बता रखा है कि भाई झंडे का उपयोग कैसे होगा, और उसके बाद में उसका सम्मान है, प्रदर्शन है, उस समय कब झंडे प्रदर्शन किया जाए, कब नहीं किया जाए, झंडे का अनुपात 3:2 होगा, तथा मतलब वर्तमान में 24x7, पहले तो कम समय फहराया जा सकता, तो सर वर्तमान 24 और सभी घरों में फहराया जा सकता, पहले केवल सरकारी स्कूलों में फहराया जा सकता था, लेकिन जो पिछली मतलब उससे पिछली 2019-20 से शायद ये जो अपने 15 अगस्त को ये झंडा मतलब ये अभियान चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद में 24 घंटे फैलाए जा रहे हैं। और उसके बाद में ये जो अपमान, अब ये 2002 वाली में ध्यान रखना है आपको, ये चीजें सभी उसमें लिख रखी है। जो ये अपमान अधिनियम है ना 1971 वाला, इसके अंदर क्या है कि दंडात्मक कानून है, वो तो ऐसे सलाह दे रखी है, इसमें कोई झंडे का अपमान करता है तो कानूनी सजा होती है। दंडात्मक कानून है कौन सा, 1971। तो ये अलग अलग प्रकार से पूछा भी जा सकता है कब की है ये अपमान, 1971 से है, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये सजा कोई झंडे का अपमान करता है तो 1971 वाले के माध्यम से, कोई झंडे का अपमान करता है उसके माध्यम से सजा दी जाती है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये अपन चर्चा कर ली, मौलिक कर्तव्यों से वर्मा कमेटी भी जुड़ी हुई है, वर्मा समिति, उसने कहा कि भाई मौलिक कर्तव्य ऐसे ही बना रखे, आप बाध्यकारी बना दो। तो वर्मा समिति का संबंध किससे है, मौलिक कर्तव्य सरदार श्रवण समिति के माध्यम से जोड़े थे, वर्मा कमेटी ने कहा कि भाई बाध्यकारी बना सकते हैं।
तो बिल्कुल ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रकार के यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, आप याद रखें अगले तथ्यों के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 44 नंबर, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अंत स्थापित किया। ये प्रश्न मैंने पूर्व के पहला वीडियो था उस समय चर्चा किया था, उस समय केवल एक अनुच्छेद के बारे में पूछ रखा, कौन सा अनुच्छेद था, उस समय ये 19(2) दे रखा था। मैंने ऐसा बताया था वहां कि भाई पूछा जा सकता है कि भाई सभी कौन से प्रथम संविधान जो अपने ये थी ना, उसके बारे में आप याद रख सकते हो। उस समय संविधान सभा थी ना, उस समय अपने देश में कानून मतलब जो कि मतलब संसद चुनाव नहीं हो रखे थे, और पहला जो होती थी जो मतलब संविधान सभा थी ना, संविधान सभा वही प्रथम संसद के रूप में कार्य कर रही थी मतलब, और उसने ही पहला संविधान संशोधन किया। एक ये याद रखें, यहाँ से एग्जामिनर मतलब है वो स्टेटमेंट बना के प्रश्न बना सकता है, यहाँ से ये दे सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन देश की संसद ने किया या संविधान सभा ने किया, ऐसा कुछ बना के जोड़ तोड़ के। तो ये याद रखना, अपनी जो संविधान सभा थी उसी ने ही पहला संविधान, वो संसद के रूप में भी कार्य करती थी। अपन को पता है कि जब जो संविधान सभा के रूप में कार्य करती तब तो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब वो संसद के रूप में कार्य करती तो उसके जीवी मावलंकर अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे उस समय। प्रथम संविधान संशोधन भी इस मतलब संविधान सभा नहीं कर लिया, वो संसद के रूप में कार्य करती थी तब। एक तो ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल। और इससे पूर्व के वीडियो मैंने बता दिया था कि 19(2) में 19(1) में वाक है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, उसमें मतलब खूब सारे जो अपना चर्चा करते हैं। पहले इन्होंने दिया कि 15(4) अनुच्छेद है। इसमें क्या है कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक कौन से अपन को पता है आरक्षण वगैरह की बातें हैं 15 और 16 अनुच्छेद में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हैं, पिछड़े वर्गों के मतलब है वो का मतलब विशेष योजनाएं कार्यक्रम बना सकते हैं। ये मतलब क्या है कि भाई चंपक दुर्ग बनाम एक राज्य मद्रास राज्य जो 1900 जो केस वाला है अपन पढ़ते हैं, चंपकन दुर्ग वाला मामला जो 1951 में, उस समय क्या है कि भाई मद्रास सरकार ने उस फैसले को निरस्त कर दिया और क्या किया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में गैर ब्राह्मणों के लिए मतलब आरक्षित कर दी सीटें, गैर ब्राह्मणों के लिए सीटें आरक्षण कर दी। उस वजह से इस 15(4) में मतलब ये संविधान सभा थी, उसके प्रथम संविधान संशोधन किया, और उसमें ये एकदम एग्जैक्ट लिखी गई बात कि भाई है वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से मतलब कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं विशेष कार्यक्रम बनाया जा सकता है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट में करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये तो 15(4) है वो पहले से जोड़ा है। उसके बाद में 19(2) के बारे में मैंने उस समय चर्चा की। भाई 19(2) में एक तो 19(1) की बात करें तो वाक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति। और 19(2) में मतलब इसकी प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई आप बोल तो सकते हो लेकिन निम्न ये प्रतिबंध है, 7-8 प्रकार के प्रतिबंध है, उस प्रतिबंधों के अंदर ही रह के आपको बोलना पड़ेगा। उस समय मतलब क्या है, उसमें ये खूब सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन उसमें क्या है 3 तो लिख रखे हैं पहले संविधान, 3 ऐसी चीजें हैं जो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, और एक ऐसी चीज है वो 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उस समय अपन चर्चा की तो वो 16वां वाला पूछा था, और वर्तमान में अब ये 3 वाले पूछे हैं। 19 में 3 में कौन सी 16वां वाला उस समय मैंने बताया भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता अखंडता 16वां संविधान संशोधन है जो कि 19(2) में है, जो कि 16वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रतिबंध लगाया वो 16वें से। ये तो पूछ लिया पहले एग्जाम में। अब वर्तमान में पूछा है कि भाई 19(2) में के प्रतिबंध लगा रखे हैं उसमें से कौन कौन से, कभी पूछा जा सकता है कौन कौन से। अभी तो केवल ये इतना ही पूछा सिंपल लेवल के, इससे अगले स्टेप पहुंचे जा सकता है। तो एक तो लोक व्यवस्था, उस समय भी बताया वापस बता रहा हूँ, लोक व्यवस्था एक तो लोक व्यवस्था है, ये भी पहले संविधान संशोधन, पहले जब मूल संविधान लागू हुआ था तब नहीं था ये प्रतिबंध। लोक व्यवस्था का ध्यान रखना, आप बोले तब आप लोक व्यवस्था का ध्यान रखें। ये एक पहले संविधान संशोधन। एक विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, कौन सा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, 19(2) में प्रतिबंध है। और एक और कौन सा है, एक रखना अपराध उद्दीपन, ये तीन तो पहले संविधान संशोधन, ये 16वें संविधान संशोधन, ये याद रखना है। खूब बार ये एग्जाम में पूछे हुए हैं कौन कौन से, कभी ये वर्ड दे देंगे, कभी ये पूछ सकते हैं कौन से नहीं है कौन से है। एक तो लोक व्यवस्था, बाकी सारी चीजें जैसे ये 4 चीजें तो बाद में जोड़ी है, और उसमें शायद 8 प्रतिबंध है, 4 मतलब मूल संविधान के साथ ही लागू हो गई थी, और 4 है वो बाद में जोड़ी। कौन सी, एक भारत की प्रभुता, एक अखंडता वाला 16वां, ये पूछा हुआ है, ये भी खूब बार पूछे हुए अलग अलग बार। तो आपको याद रखना है कि 19(2) लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, अपराध उद्दीपन है वो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 19(2) में प्रतिबंध जोड़े। और 15(4) मैंने बता दिया आरक्षण वाली बात है, वो भी पहले से 19(2) में, ये भी पहले वाले से जोड़ी है। तो ये दोनों तो हो गए, 1 और 2 तो पक्के ही होंगे, 1 और 2 तो होंगे ही होंगे। तो ये कितने में, 2 में दे रखे 1 2। तो देखो अगले क्या, अगला इन्होंने दिया है कि 31 क के अंदर क्या है भाई, 31 क के प्रथम संविधान किसी निजी संपत्ति, 31 क एक तो आपको ये अनुच्छेद याद रखना है,
अनुच्छेद याद रखना 31 क में क्या है, कभी पूछा भी आ सकता है कि भाई राज्य है ना, राज्य अपन को पता है कि राज्य किसी भी निजी संपत्ति, आपकी जमीन ले सकता है, आपकी दुकान ले सकता है, कभी भी किसी भी समय राज्य निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, निजी संपत्ति का, बिल्कुल निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। और अधिग्रहण क्यों करेगा, अधिग्रहण करेगा और वो कि मतलब जैसे भाई देश के लिए मतलब वो काम की चीज हो, अधिग्रहण करेगा तथा सभी प्रकार के राष्ट्रीयकरण कर सकता है, राष्ट्रीयकरण कर सकता है, किसी भी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकता है वो। और मतलब क्षतिपूर्ति न्यायालय में, और उसको पैसे देगा, वो अपनी मर्जी से पैसे दे देगा। और उस क्षतिपूर्ति को मतलब ऐसे नहीं है कि न्यायालय में चुनौती दी जाए, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वर्तमान में भी यही है, जमीन अमीन किसी की सड़क निकालती है या मतलब कैसे किसके माध्यम से किसी को अधिग्रहण कर लिया, जैसे टाटा एयरलाइन का पहले किया था, वापस अब टाटा वालों को दे दी। लेकिन उस समय जैसे राज्य किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, और अधिग्रहण करें तब आपको ये याद रखना है कि भाई मतलब अधिग्रहण करें उस समय, मतलब एक तो ये याद रखना है कि हाँ तो दोस्त थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। तो अपना मतलब पता है कि भाई 31 जो क है ना, इसमें कोई भी निजी संपत्ति वगैरह है, मतलब उसको निजी संपत्ति को मतलब कोई भी अधिग्रहण करता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी, ये कौन से में लिख रखा है, 31 क में लिख रखा है। और उसके बाद में मतलब ये बात करें तो हाँ तो मतलब दोस्तों इसमें थोड़ा सा मतलब ये पेन एन की मिस्टेक हो गई थी। तो उसके बाद में 31 क और 31 ख की बात करें ना, इसमें लिख रखा है कि भाई 31 क में तो ये लिख रखा है कि भाई मतलब ये राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण सकता है, निजी व्यापार अधिग्रहण राष्ट्रीयकरण न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। 31 ख में लिख रखा है कि नवी अनुसूची है ना, नवी अनुसूची ये अपने मतलब वो अपने ये मतलब जमीनें लोगों के पास बहुत ज्यादा थी, तो उसको मतलब वो अपने भूदान वगैरह आंदोलन चल रहे थे ना, उसको सक्सेस करने के लिए 31 ख किया था। और 31 ख में एक नवी अनुसूची बढ़ाई, नवी अनुसूची के माध्यम से मतलब ऐसे कुछ एक्ट रख लिए, नवी अनुसूची के अंदर खूब सारे एक्ट रख लिए। उसमें बाद में बोला कि भाई नवी अनुसूची में जो एक्ट रखे हुए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, नवी अनुसूची में जो नवी अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ये बात 31 ख में लिख दी कहने का मतलब आर्टिकल इसके माध्यम से। और नवी अनुसूची ये थी जो उसमें लिख दिया भाई 31 ख के अंदर के नवी अनुसूची में जो भी अनुच्छेद है उसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, नवी अनुसूची में भी कोई भी रखो या न रखो कोई प्रभावित नहीं है, जो केशवनाथ भारती वाला वाद आया उसके बाद में। कहने का मतलब ये चारों के चारों अनुच्छेद है ऊपर वाले, ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, जो कि संविधान सभा के रूप में, संसद के रूप में भी कार्य करती थी, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करते थे। ये चारों अनुच्छेद उसके माध्यम से पहले बता रहा हूँ, ये 15(4), 19(2), 31 का अलग अलग पूछा जा सकता है। 31 ख में नवी अनुसूची के बारे में है, और जिसमें मतलब उसमें लिखी हुई है कि नवी अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ये बात 31 ख में लिखी है। 31 क में है कि भाई कोई भी मतलब राज्य किसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी पहले संविधान संशोधन में 31 क में लिख रखा है। 15(4) में आरक्षण की बातें हो रखी है, और 19(2) में वो अपने पहले बात कर ली, 3-4 बातें लिख रखी है, अलग अलग पूछा जा सकता है। ये चारों अनुच्छेद है। और उसके नीचे ये 32 क तो लिख रखा है भाई संवैधानिक 32 तो अनुच्छेद अपन पता ही है, 5 तरह की रिट जारी होती है, और कोई भी किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो मतलब सीधा ही सुप्रीम कोर्ट या मतलब जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये तो अपने मतलब पहले मूल संविधान के साथ जुड़ी हुई, तो इसके साथ जुड़े हुए नहीं है। चारों ही हो जाएंगे इसमें ABCD। तो ये कौन से हो जाएगा अपने मतलब देख लो, ये पहला हो जाए इसका आंसर। और इसके बाद 35 में क्या लिख रखा है, 35A में JK वाला, J&K वाला वो सिस्टम लिख रखा है, 370 वाला, जो कि 2019 में क्या है खत्म कर दिया। राष्ट्रपति के आदेश से ही पहले ये जुड़ा हुआ था 1954 में, राष्ट्रपति का आदेश 1954 जोड़ा हुआ था, 2019 में मतलब है उसको खत्म कर दिया। कहना मतलब ये तो नहीं था 4। और उसके बाद 4 के माध्यम से आप काट सकते थे, वैसे ये 2 कर सकते थे और ये भी कट सकता था, मतलब वैसे 4 नहीं, मतलब ये 6 2 1 2 अनुच्छेद काट सकते थे आप कुछ। कुल मिला के याद रखना 32 क में क्या है, ये वैसे उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखें वैसे ये तो संवैधानिक उपचार वाला है, जो कि रिट प्रकार के जारी करते हैं ना अनुच्छेद 32 में, और 4 ये पहले संविधान से। तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो 49 नंबर का है, आपको दिख रखा होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री के निधन या त्याग पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री या तो निधन हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दें तो क्या क्या परिस्थितियां बनेगी, उसके बारे में बता रहा है। पहला बता रहा है कि त्याग पत्र की स्थिति में प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र दे दें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र, बिल्कुल ये अपने जैसे पहली बार चुनाव होते हैं ना, जब लोकसभा के, तो मतलब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वो सेम परिस्थितियां बनती है, वो त्याग पत्र देते हैं। जैसे अशोक जी ने अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए थे अपने राजस्थान, अशोक जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद में मतलब राज्यपाल ने उन्होंने कहा था कि भाई आप हैं वो मतलब जब तक नई सरकार नहीं बने तब आप अस्थायी रूप से रहो।
तो कहने का मतलब ये सेम ही वहाँ केंद्र में भी लागू होती है सिस्टम। तो पहले तो स्टेटमेंट सही है, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर रहने के लिए कह सकता है। उसके बाद में है कि भाई प्रधानमंत्री का निधन की स्थिति में, बिल्कुल निधन हो जाए तो निधन की स्थिति में है वो कि जब तक लोकसभा का बहुमत दल का प्राप्त अपना नया नेता नहीं चुन जाए, भाई निधन हो जाए कभी और नहीं बहुमत दल वाला नया नेता नहीं चुन लेता, तब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में सर्वाधिक समर्थन जुटा सकने की स्थिति में हो। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आरपीएसी वालों ने सही माना है कि भाई कोई निधन हो जाए तब लोकसभा बहुमत वाला दल है उसको नया नेता नहीं चुन लेता, तब तक ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो लोकसभा में सर्वाधिक समर्थन जुटने वाला मतलब जुटा सकने वाले स्थिति में। वैसे सामान्यतः जो वही होता है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट के रूप में दी बात आरपीएसी सही माना, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में निधन की स्थिति में राष्ट्रपति निवर्तमान मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम उपाय के तौर पर प्रधानमंत्री नियुक्त, बिल्कुल ऐसा हो भी चुका है पहले अपने पूर्व में एक बार हो भी चुका है जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस समय ये तीसरे वाला स्टेटमेंट लागू भी हुआ है। पहले वाला तो अपन देखते ही है, दूसरे वाले की याद रखना है कि भाई कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि भाई निधन की स्थिति हो जाए, मतलब निधन की स्थिति में लोकसभा बहुमत दल का नया नेता चुन लेता है। निधन की दो कंडीशन बन रखी है, ऊपर और नीचे। कभी कभी तो राष्ट्रपति निवर्तमान मंत्री में वरिष्ठतम सदस्य को चुन लेता है, और कभी कभी वो क्या है जब लोकसभा बहुमत दल का नया नेता नहीं चुन लेता तब तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब इस स्टेटमेंट में क्या माने आरपीएसी ने इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट सही माने, अ ब स, ध्यान रखना है आप लोगों को। और वैसे मैं बता दूं अनुच्छेद 74 है, 75 है और 78 है, 352 में पीएम का उल्लेख है। आप ये याद रखें, कभी अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं पीएम का कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेख। अनुच्छेद 74, 75, 78 और 352 में क्या है, प्रधानमंत्री का उल्लेख है। और 75 में है वो प्रधानमंत्री की पर नियुक्ति करती है। अनुच्छेद 75 में अपन आगे बात करेंगे 75 की नियुक्ति कौन से में करते हैं, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंदर करते हैं, तो ये याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वर्तमान में जो 1951 का, निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों को प्राप्त संदान की घोषणा का उल्लेख किया, मतलब चंदे की बात कर रहा है। वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित था, इसलिए ये चंदे की मतलब बातचीत हो रही है कि चंदा मतलब लोकसभा में घोषणा का उल्लेख किसमें है। इसमें पहला इन्होंने ऑप्शन दिया कि 29, 29 क, 29 ख, 29 ग। तो दोस्तों ऐसी बात है कि भाई मतलब इसमें चंदे के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 29 ग में। ऐसा बोला जाता है कि 29 ग के अंदर है वो मतलब चंदे इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली ये सारी है मतलब चंदे की स्थिति के बारे में हो रही है। पहले तो ये याद रखना है अपने जो ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है ना 1951 वाला की स्थिति की बात करें तो मतलब वैसे इसमें खूब सारे 1951 हुआ, उसके बाद में इसमें संशोधन भी खूब सा हुआ। 2013 में हुआ है, 2003 में हुआ है, उसके बाद में 2002 में भी हुआ है, और उसके बाद में मतलब अलग अलग जैसे 2013 वाला अनुच्छेद हुआ था ना, किसी व्यक्ति को 2 साल की जेल हो जाती है, 2 साल की जेल हो जाती है, तो मतलब उसको अयोग्य हो गया। ये सारी चीजें जो किसी संसद की अयोग्यता है वो भी सारी चीजें कहने मतलब एक एमपी एमएलए क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सारी चीजें इसके अंदर समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। उसके बाद में 2017 में भी संशोधन किया था इन लोगों ने। 2017 में क्या है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला है ना वो सिस्टम जो वर्तमान में अयोग्य सुप्रीम कोर्ट ने निल एंड वॉइड घोषित किया है, वो 2017 में संशोधन करके बताया था कि भाई वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस थे सीजीआई, उनकी पीठ वाली ने इन्होंने अवैधानिक घोषित कर दिया। 2017 में आया था, और उसमें क्या था कि पहले तो क्या कि मतलब अब वर्तमान में क्या सिस्टम है करने मतलब कोई 20,000 से ज्यादा चंदा देता है, ये याद रखें आप, 20,000 से ज्यादा चंदा देता है कोई तो उसको बताना होगा करने का मतलब 20,000 चंदा देता है उसको बताना होगा भाई कि ये इस व्यक्ति ने ये चंदा दिया है पार्टियों को और इलेक्शन कमीशन दोनों को। कहने का मतलब ये 29 ग थे चंदे से संबंधित बात है। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली 2017 में हुआ था, चंद्रचूड़ वाली बैठ ने उसको रद्द कर दिया, 20,000 से ज्यादा वर्तमान में दे दिया है, तो वर्तमान असंवैधानिक कर दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली स्कीम को। और इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए 2013, 10 में, 2003 में, 2002 में, और ये था अपने क्या लोक प्रतिनिधित्व। आगे भी आएगा 1-2 प्रश्न इससे आ रखे हैं आजकल, यहाँ से प्रश्न उठा रहा है एग्जामिनर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये तो अपन प्रश्न कर लिया था 44वां। अगला प्रश्न बहुत ही बड़ा है प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में संदेश के संबंध में राजस्थान विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है, तो अपन को पता है संविधान संशोधन भाग 15 में है। कहाँ है? भाग 15 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 368 अनुच्छेद के अंदर भाग संविधान संशोधन है। संविधान वैसे तो 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। एक ये आपको याद रखना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के संविधान संशोधन होता है। एक तो होता है साधारण बहुमत से होता है, जो कि इस अनुच्छेद के अंदर नहीं लिख रखा है। कहने का मतलब ये तो नॉर्मली कर देते हैं। कैसे? नए राज्य का गठन है भाई, नए राज्य का गठन है और विधान परिषद का गठन है, कभी
विधान परिषद का गठन है, तो ये साधारण बहुमत से कुछ संविधान संशोधन होते हैं जो कि 368 के अंदर नहीं लिख रखे हैं। 368 के अंदर 2 लिख रखे हैं, एक तो लिख रखे हैं विशेष बहुमत से, कौन से, विशेष बहुमत से, और एक लिख रखा है कि भाई विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन वाले। तो ये संविधान मतलब मूल संविधान अनुच्छेद 3 में ये 2 तरह के लिख रखे हैं, याद रखें आप, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों वाले। ठीक है, ये पूछ रखा है पहली बात। तो विशेष बहुमत से कौन से हो रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन करना है तो ये विशेष बहुमत से हो जाएंगे, और विशेष मतलब प्लस आधे राज्यों की अनुमति, विशेष प्लस आधे राज्यों में, इसमें कोई राष्ट्रपति की मतलब संशोधन करना है या राज्यों की कोई शक्ति से संशोधन करना है, जैसे जीएसटी वाला अपन पढ़ा था, जीएसटी संशोधन लागू किया तब भी आधे राज्यों के समर्थन, कोई कर व्यवस्था से है तो वो ये उससे किससे हो जाएगा, विशेष बहुमत वाले से हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसमर्थन में राजस्थान विधानसभा अपनाई करने, मतलब इस आर्टिकल ये इस चीज की पूछ रहे हैं कि भाई जो विशेष बहुमत प्लस संविधान संशोधन हो रहा है आधे राज्यों के अनुसमर्थन वाले, उस स्थिति के बारे में ये पूछ रहा है, पहली बात। और ये दूसरी बात है कि ये दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ संशोधन वाला मामला, किस देश से लिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ, ये भी बात आपको याद रखनी है। और भाग 20 में है, कौन से में, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 15 नहीं, सॉरी भाग 20 में, मैंने पहले बता दिया गलती से, 15 नंबर तो क्वेश्चन है, भाग 20 में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि भाई इसमें पूछ रहा है कि मतलब अलग अलग ये पूछ रहा है कि यदि अध्यक्ष द्वारा सदन के सत्र में हो संसद के किसी सदन में संविधान के अनुच्छेद 368 परंतु अधीन के संविधान किसी संशोधन के अनुसमर्थन में संदेश प्राप्ति हो, तब वो उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र सदन में संदेश सूचना देगा और उस सदन को पटल पर रखेगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि भाई यदि अध्यक्ष के द्वारा क्या है, यदि अध्यक्ष द्वारा, एक मिनट ये अपन पूरी पढ़ लेते हैं थोड़ा, यदि अध्यक्ष के द्वारा जब सदन सत्र में हो तो उसके बाद में के मतलब सत्र में हो तो संसद किसी भी सदन के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत है वो, मतलब हाँ दोस्तों, मतलब इसमें दे रखा है ना जो अध्यक्ष नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्रमुख शासन सचिव होगा। यहाँ पे प्रमुख अध्यक्ष नहीं होगा, क्या होगा, इस अध्यक्ष की वजह से प्रमुख शासन सचिव होने के बाद पूरा स्टेटमेंट बाकी सही है, अध्यक्ष की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नीचे दे रखा है कि प्रमुख शासन सचिव संदेश प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति को उसके प्राप्त होने की तारीख के दिन भीतर उसकी प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, प्रमुख शासन सचिव, विधानसभा का जो सचिव है ना उसे प्रमुख शासन सचिव बोलते हैं। तो और जैसे मतलब जैसे कोई भी जैसे वहां से 368 आधे राज्यों समर्थन वाला बिल आ गया, किसी सदन में पेश हो गया और राष्ट्रपति पूर्व जैसे अपन संविधान संशोधन की बात करें, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक तो राष्ट्रपति के कोई संविधान संशोधन बिल आ गया तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। ये सरकारी व निजी विधेयक हो सकता है, ये सरकारी भी हो सकता है संविधान संशोधन, और उसके बाद में क्या हो सकता है, निजी विधेयक भी हो सकता है, ये याद रखना है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित, ये तो अपन अभी चर्चा कर लिए, दोनों विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति सहमति हेतु बाध्य है, ये याद रखना है। क्या है, संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति बाध्य है, उस पर राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। बाकी विधेयकों को एक बार राष्ट्रपति रोक सकता है, इस विधेयक नहीं रोक सकता एक बार भी। ये 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक पर बाध्य है। ये याद रखें, अभी सेकंड ग्रेड में ये एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आपको एक तो ये याद रखनी, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। एक तो ये याद रखना कि भाई संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। और राज्यों को फिर राज्यों में भेजा जाता है, राज्यों में जैसे आधे राज्य समर्थन वाला राज्यों में भेजा जाता है, राज्यों में क्या है, साधारण बहुमत से। ध्यान रखें, वहां विशेष बहुमत से, राज्यों में कैसे हैं, साधारण बहुमत से बताना होता है। भाई राज्यों में कोई विधानसभा में भेज दिया साधारण बहुमत से, केवल विधानसभा में ही है, विधान परिषद जहां भी बन रखी है वहां नहीं जाएगा, ये केवल कहां जाएगा, विधानसभा में जाएगा। ध्यान रखने बात योग्य बात है। और विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, कोई संशोधन नहीं कर सकती राज्य विधानसभा। ऐसा नहीं है कि ये संशोधन दे दिया, केवल या तो आपको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, या स्वीकार करना है या क्या करना है, अस्वीकार करना है। ये याद रखें, पूरा स्टेटमेंट। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, अभी बने भी हैं, तो आपको याद रखना है ये कहने का मतलब। उसके बाद में प्रमुख शासन सचिव होगा, कहने का मतलब अध्यक्ष है। ये स्टेटमेंट इसमें क्या है, अध्यक्ष की जगह, बाकी स्टेटमेंट सही है, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से ये पूछा हुआ है आपने, निम्नलिखित किस भारत के गोलन हाइट्स संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के अंतर्गत यूनिफाइड, एक तो ये याद रखना है कि भाई गोलन हाइट है ना अपने सीरिया और इजराइल के पहाड़ी इलाका है, सीरिया वो इजराइल के पहाड़ी इलाका है, और उसमें क्या है अपनी 188 बटालियन तैनात है।
भारत वर्तमान में लगभग खूब सारी मतलब अपने 2,90,000 PIB से मैंने देखा है 2,90,000 मतलब 50 मिशन भारत विदेशों मिशन होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वहाँ 50 मिशन हुए, उसमें अपने 2,90,000 सैनिक भारत भेज चुका है और वर्तमान में मतलब खूब सारे देशों में भारत की बटालियन तैनात भी है और उसके बाद माध्यम से मतलब है वो कहने का मतलब भेजता रहता है भारत। तो और उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के जैसे अभियान भेजते हैं भारत, जैसे बताया जाता है जैसे ब्लू हेल्पर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। एक तो ये याद रखना, मुझे लगा अच्छा वहाँ दे रखा था PIB पे, जो सैनिक भेजे जाते हैं ना ये ब्लू टोपी लगाते हैं, ब्लू हेल्पर के नाम से जाना जाता है इनको। किनको? ब्लू हेल्पर के नाम से जाना जाता है, जो मतलब ये अपने जाते हैं ना सैनिक, इनको ब्लू हेल्पर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में यदि बात करें मतलब ये सैनिक, तो ये अपने जैसे भारत स्थायी स्वदेशी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो भारत अपने सीना चौड़ा करके कहता है कि भाई हमें इतने 50 मिशन भेज चुके हैं, उनमें हमने सैनिक भेजे हैं, तो आप हमें स्थायी स्वदेशीता दीजिए। और इसमें जो अपना आंसर है ना ये गोलन हाइट्स वाला, इसमें क्या हो जाएगा 2006 में भारत मतलब अपना योगदान दिया था। बिल्कुल आसान प्रकार का था, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं 53 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि नेहरू युग विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में किए। अगस्त 1948 में भारत भूटान के बीच में स्थायी शांति एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये दिया है कि 1948 में। अगला दिया है कि भारत की भूटान पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी, जिसका 100% वित्त पोषण भारत ने दिया। बिल्कुल पहले भारत में भी पंचवर्षीय चल रही थी योजना, बीजेपी सरकार आने के बाद पंचवर्षीय योजना आयोग दोनों बंद हो चुके हैं। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो चुका है। पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसके बाद में समाप्त हो चुकी है। भूटान में वर्तमान में भी चल रही है, लेकिन भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना उसमें 100% भारत ने अनुदान दिया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ऊपर वाला भी स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या है 1949 होगा, कहने मतलब ये फैक्ट 1949 कर दिया। और इसमें क्या हो जाएगा 2 सही है केवल और 1 गलत हो जाएगा। और ये याद रखना, आपको याद रख सकते हैं, तो बहुत ही आसान प्रकार का स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है वो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन में कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत उल्लेखित किसी भी अयोग्यता का अधीन हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय किसके पास भेजा जाएगा। बिल्कुल मैंने पूर्व के वीडियो में ये डिस्कस कर चुका है, ये सेम का सेम फैक्ट। मैंने कहा कि भाई एक तो दल बदल वाला कोई भी मामला होता है, दल बदल वाला, तो वो तो लेता है स्पीकर फैसला, उसका अंतिम फैसला होता है, स्पीकर फैसला लेता है। और यदि कोई जैसे अनुच्छेद 102 में लिख रखी है कुछ अयोग्यता है, जैसे भारत का नागरिक नहीं रहा, लाभ का पद दे दिया और कुछ मतलब 2 साल की सजा हो गई, ये 1951 वाला जो PRI एक्ट है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसके अंदर भी कुछ अयोग्यता लिख रखी है। और राहुल गांधी की भी अयोग्यता बीजेपी वालों ने पहले रद्द की थी, वो भी इसी में 2 साल से ज्यादा सजा हो गई थी। वो तो 102 में लिख रखी है अयोग्यता, और 103 अनुच्छेद के अंदर लिख रखा है कि भाई राष्ट्रपति निर्णय लेगा, और राष्ट्रपति किसके अनुसार निर्णय लेगा, चुनाव आयोग की सलाह लेगा, और चुनाव आयोग से अनिवार्य रूप से सलाह लेगा, और चुनाव आयोग की सलाह अनिवार्य रूप से मानेगा भी, उसी के अनुसार फैसला करेगा। तो ये 3 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष दल बदल वाले करता है, और ECI क्या है सलाह लेता है, कहने मतलब ये डिसीजन नहीं लेता है। ये याद रखना है, वापस रिपीट भी हुआ है, वापस आर्टिकल पूछा जा सकता है। 102 में अयोग्यता है, 103 में वो निर्णय लेता वाली बात लिख रखी है, और स्पीकर लेता दल बदल वाले फैसले। ये मतलब अच्छे प्रकार के ग्रुप C में थे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल दोस्तों ये वही प्रश्न है, प्रश्न पत्र है जिन्होंने मार्केट के अंदर जो अपने मतलब अभी वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस का जो वो हंगामा हो रहा है, और उसके माध्यम से जिन लोगों ने वो पास मतलब पेपर दिए, वो भी एक मतलब बहुत ही चुनौतीपूर्ण पेपर था, जिसमें 6 लोगों को पास हुए थे, और जो अपन ने देखा होगा, और इसके बहुत ही खतरनाक प्रकार के प्रश्न थे। तो अपन इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और वर्तमान में भय का माहौल है पॉलिटी को लेके मार्केट में, तो कैसे प्रश्न थे अपन भी देखते हैं। इंडियन पॉलिटी के मैंने उसके प्रश्न उठाए, सारे प्रश्न नहीं उठाए, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इन्होंने पहला प्रश्न दिया था इंडियन पॉलिटी से कि भारत के संघ के विद्वानों द्वारा नामकरण के संदर्भ में, बिल्कुल संघात्मक व्यवस्था, SI के सिलेबस, RS के सिलेबस, लगभग सब जगह ही है संघ व्यवस्था के बारे में कि भाई कौन सा दिया, विद्वान दिए हुए, फिर पूछा है कि भाई कौन सा नहीं है, कौन सा है। सबसे पहला है अर्धसंघीय। बिल्कुल ये तो सभी के नोट्सों में है, अर्धसंघीय व्यवस्था केसी वेयर ने दी, सब जगह सही है, और पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने दिया कि संघ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है, कहने मतलब पहला सही है, तो लेकिन इन्होंने 3 में दे रखा था, पहले से काम नहीं चल रहा था। उसके बाद में दूसरा दिया है कि भाई सहायक एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य। बिल्कुल ये भी पता नहीं था अपन को। सर्वोच्च संघ के संस्थानम, बिल्कुल अपन अभी देखते हैं। एक तो अर्धसंघीय किसने कहा, केसी वेयर ने। उसके बाद में एक तो ऑस्टिन ने क्या है, ऑस्टिन ने कहा है कि भाई सहकारी संघवाद है,
ऑस्टिन ने बोला क्या है, सहकारी संघवाद है। उसके बाद में बोला मॉरिस जोन्स, एक आता है अपने मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स से क्या बोला है, सौदेबाजी, सौदेबाजी बोला है, सौदेबाजी वाला बोला है। और आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है, संघवाद सशक्त केंद्रीकरण, संघवाद सशक्त केंद्रीकरण, केंद्रीकरण वाली बात आइवर जेनिंग्स है, संघवाद है वो सशक्त केंद्रीकरण है, मतलब एकात्मक व्यवस्था ज्यादा है। और मॉरिस जोन्स ने, कौन से, मॉरिस जोन्स ने क्या बोला, सौदेबाजी बोला। और ऑस्टिन ने क्या बोला, सहकारी संघवाद, अर्धसंघात्मक किसे बोलता है, केसी वेयर ने। और इसके बाद में ये भी जो बात है ना, सहायक एकात्मक विशेषता वाला संघ, ये भी केसी वेयर ने ही बोली है, कहने का मतलब ये गलत है, कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और एक सर्वोच्च संघ, ये किसने बोला है, के संथानम है, सर्वोच्च संघ, ये पहली बार आरपी से स्टेटमेंट दिया है, तो याद रखे, वापस पूछा भी जा सकता है। सर्वोच्च संघ वाली किसने दी है, के संथानम में दी है। अर्धसंघीय केसी वेयर ने दी है। ऑस्टिन ने क्या दिया है, सहकारी संघवाद दिया है। मॉरिस जोन्स ने क्या दिया है, सौदेबाजी वाला दिया है। आइवर जेनिंग्स क्या बोला है, संघवाद का सशक्त केंद्र, कहने मतलब 2 गलत हो जाएगा और 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, नीचे दिख रहा होगा आपको जहां तक हो सके, ये 3, इसका 1 और 3 सही है, बिल्कुल ठीक था, ये ठीक प्रकार का था, पढ़ा हुआ होता हो सकता था, कहने का मतलब। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि भाई निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य द्वारा पूजा स्थल, मंदिर, चर्च का अधिग्रहण धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। कि भाई किसी भी पूजा स्थल का है, वो चर्च का है, यदि उसका आप अधिग्रहण कर रहे हो तो कहने का मतलब उसको धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं कह सकते कि भाई आप राज्य धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध चल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, दूसरा दिया कि एमपी गोपाल कृष्ण नायर बनाम केरल, तीसरा दिया एसपी मित्तल बनाम भारत संघ, चौथा दिया है कि एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ। तो दोस्तों ऐसी बात है, पहला मतलब जो पहला स्टेटमेंट है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। ये कब हुआ था, डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ वाला विवाद है, जो कि अयोध्या विवाद हुआ था ना, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद 1993 वाला, अयोध्या विवाद 1993। उस समय सरकार द्वारा मतलब भूमि अधिग्रहण कर दी, तो राज्य द्वारा मस्जिद, मंदिर, चर्च, पूजा स्थल अधिग्रहण धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, इसमें ये फैसला आया था, कहने का मतलब एक तो ये याद रहे। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अयोध्या विवाद 1993 के बाद में राज्य ने मतलब ये संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था, तो इस्माइल फारूकी उसके बाद में मतलब ये फैसला दिया था, एक तो ये याद रखना है। उसके बाद में ये, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। उसके बाद में ये दे रखा है ना, एमपी गोपाल कृष्ण नायर बनाम भारत 2005, एक तो ये याद रखना। इसमें क्या पूछा जा सकता है, अपना थोड़ा बहुत याद रखें तो वापस ये स्टेटमेंट एग्जामिनर दे सकता है, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है, मन माना नहीं, जैसे भूमि अधिग्रहण से ये भी केस जुड़ा हुआ है, भूमि अधिग्रहण से, इतना याद रख लो आप तो खूब है। वैसे भूमि अधिग्रहण से कोई बात आ जाए तो कौन सा है, एमपी गोपाल कृष्ण नायर बनाम केरल वाला है। इस्माइल फारूकी क्या है, धर्मनिरपेक्ष वाला जो अयोध्या वाला मामला वो उससे है। उसके बाद में नीचे दे रखा है एसपी मित्तल बनाम भारत संघ, एसपी मित्तल बनाम भारत संघ वाला ये मामला है। ये भी जैसे मतलब एसपी मित्तल वाला में जैसे कि भाई एसपी मित्तल भारत संघ, जैसे एक ओरिवल शहर है, ओरिवल आपको पता है, जैसे अरविंदो है ना, अरविंदो का मतलब वो पडुचेरी में आश्रम बन रखा है, पडुचेरी तमिलनाडु में, जिसमें मतलब ऐसे 60 देशों के 3000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं वर्तमान में। जात पात धर्म पात उनका नहीं है। नया एक वो डॉम सा भी कभी फोटो में देखते होंगे, तो उसमें मतलब क्या है कि उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार द्वारा 1980 में एक एक्ट लाया गया था, सरकार द्वारा उनको रेगुलेट करने के लिए, और क्या भाई इसको मतलब कैसे लोग रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। वर्तमान में जो कि ओरिविले शहर है तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में पड़ता है, जिसमें वो अरविंदो की शिक्षाओं से जुड़े हुए लोग हैं। वहां पर किसी भी धर्म जात पात के लोग आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। उसके बाद में उनको रेगुलेट करने के लिए 1980 में एक्ट लाया, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके भाई किसी भी धर्म वगैरह को ये कैसे सरकार प्रोटेक्शन कर रही है, तब सरकार ने कहा हम कोई किसी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको है वो मतलब विनियमित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कोई धार्मिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्य के मतलब के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट में एसपी मित्तल में मतलब जो ओरिविले शहर वाला ये मामला याद रखना है, और गोपालम में ये एमपी गोपाल कृष्ण में याद रखना भूमि अधिग्रहण, फारूकी में धर्मनिरपेक्ष वाली बात याद रखना है, और एसपी बॉम्बे वाला ये तो सबसे फेमस है कि भाई कर्नाटक में सरकारें गिरा दी थी खूब सारी। पहले ऐसा ही मामला था, इंदिरा गांधी समय तक ऐसा ही चलता था। पहले कांग्रेस की केंद्र में सरकार आती तो राज्यों में जिनके भी बीजेपी की सरकार है वो गिरा देते थे, फिर बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में आती तो राज्यों में जिन जिनके केंद्र सरकार थी वो गिरा देते थे। उसके बाद ऐसा ही बम्बोरवाद आया, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगती है, आपको पता ही होगा। राज्य में उनमें मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल, तो उनमें मतलब खूब सारे लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई किस आधार पर होना चाहिए किस नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा है मतलब
खूब सारा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था जो कि 356 से जुड़ा हुआ है, और ये वो ओरीवाला शहर से जुड़ा हुआ है, और ये अपने मतलब भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, ये फारूकीवाला धर्मनिरपेक्ष से जुड़ा हुआ है। याद रखना है, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। खतरनाक प्रकार का था ये, सामान्य तो सुना है, मुश्किल था करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो कि भारत आर्टिकल 17 से अपन तो इतना ही पढ़ते हैं कि भाई अनुच्छेद 17 है वो, मतलब सामान्यतः अपन इतना ही पढ़ते हैं कि भाई ये मतलब अस्पष्टता निवारण करता है, लेकिन इन्होंने क्या है कि उन्होंने कहा भाई इतने से अब काम नहीं चलेगा, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा तभी काम जाके चलेगा। एक तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वे निजी और सरकार दोनों के विरुद्ध है ये आर्टिकल भाई, ये याद रखना। आपको पहले भी पूछा हुआ है, वर्तमान पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। एक तो निजी और सरकार, लोगों की भी अस्पष्टता नहीं करनी है, सरकार को भी अस्पष्टता नहीं करनी। इसमें क्या लिख रहा है अपन पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला दे रखा है अनुच्छेद 17 के दूसरे भाग के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया। ठीक है, 1955 में अस्पष्टता अधिनियम, एक तो ये याद रखना अस्पष्टता अधिनियम कब का है, 1955 का याद रखना है। बिल्कुल सरकार ने ये पारित किया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, पहला स्टेटमेंट राइट है। उसके बाद में है कि भाई 1977 में इसका नाम परिवर्तित करके सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, देखते हैं अभी। और तीसरा है कि अनुच्छेद 17 पालना हेतु संसद ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1949, बिल्कुल ये SC/ST वाला जो एक्ट है, SC/ST अप्रोचिएट एक्ट 1990 वाला जो 1999 का एक्ट है, इसमें मतलब खूब सारे संशोधन भी हुए। 2019 में भारत बंद वाले के कंडीशन में भी इस एक्ट के अंदर सरकार सेठगार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिए, इसमें खूब सारे संशोधन भी हुए समय समय पर। तो ये याद रखना है कि SC/ST वाला एक्ट कब का है, तो SC/ST 1999, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करने का मतलब सही है, और ये ऊपर वाला 55 वाला भी सही है। करने का मतलब एक और सी तो सही है, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए, एक और सी तो आएगा। वैसे ये दूसरे वाला पता नहीं था तो भी काम तो बन रहा था, क्योंकि ए व सी तो एक में ही आ रहे हैं, ए व सी तो एक में ही आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट इसका 2 आंसर सही हो जाता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो ये बीच वाला गलत क्यों है कि 1976 की जगह 77 कर दिया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी इसका नाम सही है। तो आपको याद रखना है भाई अनुच्छेद 17 केवल नाम से अब काम नहीं चलेगा, केवल निजी और सरकार दोनों के विरुद्ध में है। इसके तहत शक्ति का प्रयोग संसद अस्पष्टता 1955 में एक्ट 76 में इसका सिविल नागरिक अधिकरण हो गया। 17 में पालना हेतु SC/ST वाला एट्रोसिटी एक्ट कब का है, 1999 का। ये चीजें आपको याद रखनी है, ए और सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा ठीक था, इसको ट्रिकी के माध्यम से किया जा सकता था, लेकिन ये पेपर बहुत लेंथी था तो मुश्किल हो जाते हैं ऐसे प्रश्न को मतलब निकालना। वर्तमान में अपन बाहर बैठे बैठे तो सोच सकते हैं, एग्जाम में प्रेशर नाम की भी चीज होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। भाई इसने अगला प्रश्न पूछा है कि भाई ये अपने 16 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक प्रकार का प्रश्न पूछा कि भाई एक तो अपन पहले इतना ही पढ़ते थे कि भाई 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि भाई 9 दिसंबर को संविधान सभा पहली हो गई, और 11 दिसंबर को अपने वो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का। और 13 दिसंबर को है मतलब नेहरू ने क्या कर दिया, ये उद्देश्य प्रस्ताव रख लिया, उद्देश्य प्रस्ताव रख लिया, और नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रख लिया। और इसको बाद में अपन पढ़ते हैं कि भाई 22 जनवरी 1947 को है वो ये पारित हो गया उद्देश्य पर। इतना ही फैक्ट पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है कि जो प्रत्येक दिन की जो संविधान की सभा में क्या क्या कार्रवाई हुई थी, पहले दिन क्या हुआ था, जो प्रोसीजिंग हुई थी, उस एक्ट से ये मतलब प्रोसीजिंग वाली बुक है संसद के वेबसाइट पे, वहां उस एक्ट से हुआ था कि भाई मतलब उसका विरोध किसने किया था, कौन थे, दिल्ली। बहुत ही डीप लेवल का प्रश्न था, इसको ना तो कोई किसी भी नोट्स में सम्मिलित नहीं था, बहुत ही खतरनाक प्रकार का प्रश्न था। तो एक तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा कौन सी तारीख को, 13 तारीख को, ये तो अपन याद भी होगा सामान्यतः आपको। 13 दिसंबर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव मतलब है वो इसको मतलब अनुमति मिल गई थी। और उसके बाद में इसमें ये लिख रखा है कि भाई 16 तारीख को है ना, 16 तारीख को, एक मिनट, 16 तारीख को, ये खतरनाक प्रकार का प्रश्न था। 16 दिसंबर को MR जयकर ने इस मतलब इसका विरोध किया, कहने का मतलब किसका, इसका विरोध किया, इस एक्ट का, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव सही नहीं है और मतलब इसका विरोध किया, कहने का मतलब ये याद रखना। अपन ना तो कोई नोट्स में सम्मिलित है, वर्तमान में नोट्सों में आए हैं तो उनमें तो शामिल किया हुआ है कई लोगों, जैसे सिरेमिक वालों ने, आप नोट्स रेफर कर सकते हो कहाँ, जहाँ तक मतलब अच्छे प्रकार के थोड़े फैक्ट डाले हैं। लगभग ये एग्जाम होने के बाद में डाले हैं इन लोगों ने, पहले तो नहीं थे।
तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप। आरपीसी यदि गलत कराना ऐसे ये प्रोसीजिंग से डाले हैं। आप दिनेश गहलोत सर के वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने विधानसभा की जो प्रत्येक दिन की कार्रवाई हुई है ना, उनको डिटेल से भाई पहले दिन कौन कौन से लोग बोले थे, किस किस दिन क्या क्या, किस आदमी ने क्या विरोध किया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेरी सलाह है पॉलिटिकल साइंस से, वो आपको दिनेश गहलोत सर की वीडियो है और वो देखनी चाहिए, यूट्यूब पे पड़ी है, जिसमें मतलब कम से कम आप इस पेपर में 5 प्रश्न वहां से उठाए थे उन लोगों ने, और ये कोई किसी नोट्स के माध्यम से सही नहीं हो सकती। इसमें कि भाई जयकर ने मतलब है वो कहने मतलब वो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव है। और इस एक ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को मैंने अभी आज विधानसभा की जो मतलब प्रोसेसिंग वाली बुक है उसमें लिख रखा था कि लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव भी बोलते हैं थे, इसे ऊपर हेडिंग दे रखी थी बड़ी। तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न बन सकता है, लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का एक और नाम है लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव। ये आ गया तो अपन उपचुप हो जाएंगे भाई कि ये क्या आ गया लक्ष्य संबंधी, तो काट सकते हैं। ध्यान रखें उद्देश्य प्रस्ताव लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव भी कहते हैं। जयकर ने इसका विरोध किया था और उसके बाद में 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, 16 दिसंबर को एम आर जयकर ने इसका विरोध किया था, 22 जनवरी को ये पारित हो गया था। और उसके बाद में मतलब ये कहना मतलब, और अम्बेडकर के बारे में अपन जाते हैं, प्रारूप समिति क्या थे, अध्यक्ष थे, और कब बनी थी प्रारूप समिति पिछली वीडियो में बताया था 29 अगस्त, एसआई में ये प्रश्न पूछा था पिछली बार, 29 अगस्त 1947 को इसकी डेट याद रखी जाए। उसके बाद मीनू मसाणी आप जानते होंगे, ये महिला है, स्वतंत्र पार्टी थी ना, स्वतंत्र पार्टी उससे जुड़ी एग्जामिन की दृष्टि में है तो पूछा जा सकता है कभी भी, ऑप्शन में देखे आप मीनू मसाणी या स्वतंत्र पार्टी जुड़ी हुई थी। राजकोट गुजरात से ये एमपी भी रही है, एमपी बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है राजकोट से। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल बीजेपी वालों के हीरो, श्यामा प्रसाद में अपन सबके भी हीरो, ऐसी कोई बात नहीं है। श्यामा जनसंघ से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे, जनसंघ पार्टी से जुड़े हुई थी, बीजेपी वालों की मम्मी। सचिवालय जो विधानसभा मतलब है ना, विधानसभा के सदस्य भी थे, लोकसभा के विधानसभा में भी ये सदस्य थे और लोकसभा के भी सदस्य रहे ये लोग। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने बोला था वो कि भाई 370 का इन्होंने खूब विरोध किया था। बिल्कुल 2019 में अमित शाह जी ने इनका सपना पूरा किया और मतलब है वो, और ये अपने पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उद्योग मंत्री भी थे, ये याद रखना। उद्योग मंत्री ये पूछा हुआ है 1-2 बार कि प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसमें सभी सरकार अंतरिम सरकार में सभी दलों के लोग सम्मिलित थे। तो आपको ये खूब सारे फैक्ट है याद रखना है आपको। और जयकर ने उसका विरोध किया है। खतरनाक प्रकार का प्रश्न था, अपन देखे होंगे 3-4 में कोई एक आध करने लायक था अभी, इसलिए ये इसमें 6 लोग भी पास हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये मुझे लग रहा है अगला प्रश्न, 1 मिनट ऊपर चला गया दोस्तों। ये पूछा है 129, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान न करने का अधिकार। मुझे लग रहा है इंडियन पॉलिटी में उस पॉलिटिकल वाले पेपर में सबसे यदि सरल प्रकार का प्रश्न था तो यही था, उसके अलावा सही सरल प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था। इसका अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 33, बिल्कुल 33 हो जाएगा इसका आंसर। एक तो ये 32 के बारे में आपको पता है, संवैधानिक अधिकारों जो रिट प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी होती है संविधान वाली, ये किसमें, इसमें। और अम्बेडकर ने बोला है, अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट है, मूल आत्मा है, ये मूल आत्मा वाला किसके बारे में बोला है, अनुच्छेद 32 के बारे में, ये याद रखना है। 33 तो इसका आंसर हो जाएगा भाई। 33 में क्या है, संसद, ध्यान रखें संसद है, यहाँ क्या है, संसद है वो कानून द्वारा तय करें मौलिक अधिकार, मतलब कितना हिस्सा प्रतिबंध करना है भाई, किसको प्रतिबंध करना पड़ेगा ना कहीं, जैसे मतलब जैसे किसके बारे में पढ़ते, सशस्त्र जो सशस्त्र बल है, क्या है, सशस्त्र बल है। और उसके बाद में जैसे सार्वजनिक जैसे खुफिया विभाग वाले हैं, खुफिया है, सेना है, और सार्वजनिक व्यवस्था को जो कुछ लोग लगे हुए हैं वो है, उनके तो फंडामेंटल राइट प्रतिबंध करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई उनमें अनुशासन जरूरी है, अनुशासन बनाए रखने के लिए कर्तव्य का सही तरीके से पालन हो, उसके लिए फंडामेंटल राइट में कटौती करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 33 में ये बात चीज लिख रखी है, क्योंकि नहीं तो अनुशासन स्थापित नहीं हो, सैनिक उनके जो हायर अथॉरिटी है वो आदेश देंगे तो वो मानेंगे नहीं उस अथॉरिटी का, और मतलब तो उस हिसाब से उसका अनुच्छेद 33 हो जाएगा। और यदि बात अनुच्छेद 34 की करें, 34 में क्या लिख रखा है, मार्शल लॉ, 34 में मार्शल लॉ लग रखा है, तो ध्यान रखें। 32 में संवैधानिक वाला आत्मा बोला है अम्बेडकर ने, 33 में ये चीजें लिख रखी है, 34 में क्या लिखा है, मार्शल लॉ। बिल्कुल ये आसान स्तर का था, स्कूल लेक्चर वाले दे रहे थे, ये तो लगभग सबके सही हुआ, तो आसान स्तर का था। अगले प्रश्न में थोड़ा ये विजिबिलिटी कम है इसकी, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूँ। वैसे इस संविधान संशोधन के बारे में ये प्रश्न था कि भाई इधर तो संविधान संशोधन दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं प्रावधान कौन कौन से में कौन सा किया था। पहला दे रखा है कि भाई 101वां संविधान, बिल्कुल 101वां दे रखा है कि भाई 101 में क्या किया, बिल्कुल अपन को पता है 65% का मामला अपने शुभ माना जाता है, 101 रुपए देते हैं, जीएसटी से संबंधित था, बिल्कुल 101 जीएसटी से। तो पहले में क्या था,
ये नीचे दे रखा होगा, मतलब वस्तु एवं सेवा कर 1 से 2 जुड़ना चाहिए था, 1 से 2, ये 4 नीचे दिख रहा होगा, 1 से सही हो रहा था। ये भी बहुत ही आसान प्रकार के प्रश्नों में गिना जाएगा, जिसके गलत हुआ है वो आप अपना आत्म मूल्यांकन करें। और ये मतलब 101 से जीएसटी था, इससे एक यदि आपको 1 आ रहा था तो भी मतलब है वो इसका आंसर आ रहा था। उसके बाद में 102 दे रखा है कि भाई किससे संबंधित था, ओबीसी आयोग है ना, उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, संवैधानिक आयोग का दर्जा ध्यान रखना। 102 के अंदर ओबीसी, ये वर्तमान में पूछ रहे हैं स्टेटमेंट दे के 102 में। उसके बाद में 103 में क्या दे रखा है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कौन से में, 103 में। पहले 2 में तो ओबीसी वालों को आरक्षण करके राजी किया, 3 में ईडब्ल्यूएस वालों किया, 1 में जीएसटी वाले को दे दिया। 104 में क्या है, 104 वाला स्टेटमेंट आप याद रखें, इसमें 2 तरह का किया था। एक तो SC ST वाला है ना, SC ST का आरक्षण बढ़ा दिया 2030 तक, और एक एंग्लो इंडियन वाला है ना, उनको खत्म कर दिया गया, मतलब पहले 2 सीटें थी लोकसभा में, वो सीटें खत्म कर दी। तो वो कौन से हैं, 104 से हैं। और उसके बाद में 105 में कहा है, 105 में याद रखना है कि शैक्षिक रूप से मतलब पिछड़े ओबीसी है ना, पहले कोई ये एक्ट आ गया था, केंद्र सरकार गलती होगी, ओबीसी वालों को मतलब केंद्र ने ले ली पावर, वापस राज्यों को दे दी कि भाई आप बनाओ राज्यों में मतलब ओबीसी वगैरह की जो सूची है। और 106 में महिलाओं वाला, आप जानते हो कि महिलाओं को 33% आरक्षण, 106 याद रखें। ये लेटेस्ट वाले संविधान है, ये इधर यही पूछ रहा है, मिलान वाले आप मिलान कर लेना, वैसे यही पूछे हुए हैं सारे, कितने 104 तक पूछे इधर इसने, मैंने 6 तक बता दिए, 2 और लेटेस्ट वाले बता दिए। ध्यान रखें 101 पैसे टक्के जीएसटी इससे संबंधित रखें, 101 सुख भी है, 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 SC ST का आरक्षण 2030 तक खत्म हो रहा था, 2030 तक बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन का भी खत्म कर दिया। 105 में ओबीसी मतलब सूची वगैरह बना राज्यों को पावर दे दी गई, और 106 में महिलाओं 33%। ये लेटेस्ट वाले हैं, पूछा जा सकता है, एक भी पूछा जा सकता है, कभी मिलान वाला, कभी कौन से हुए कौन से नहीं, क्या कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब ध्यान रखें आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था, उसके अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शिका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछ रहा है कि भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मतलब कोई भी जैसे बनाना, ये मतलब उस एक्ट से पूछा हुआ है, ये इम्पॉसिबल टाइप का प्रश्न पूछे हैं एग्जामिनर ने, पता नहीं वो ख्याल करवाना चाहता सब लोगों को। तो पहला स्टेटमेंट दिया कि पंजीकरण के लिए आवेदन दल को गठन की तिथि के 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें लिख रखा है कि भाई कोई भी पार्टी बनाता है तो उसको 30 दिन के भीतर है वो इलेक्शन कमीशन ईसीआई के सामने जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा ईसीआई के सामने। और पहला स्टेटमेंट सही है कहना, मतलब वैसे इस स्टेटमेंट में आरपीसी ने अलग माना है और मतलब इसका आंसर अलग है। उसके बाद में मैं बताऊंगा अभी। दल का नाम धर्म जाति नाम में निहित नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कांग्रेस बीजेपी समाजवादी दल कुछ भी बनाए, आप उस राजनीतिक पार्टी का ऐसा नहीं है कोई कि भाई हिंदू दल ऐसा पार्टी का नाम नहीं, वर्तमान में नहीं चलेगा। दल का नाम धर्म जाति का नाम भी आप नहीं लिख पाओगे, और 30 दिन के अंदर आप दल बनाओगे, उसके बाद में ईसीआई से मिल के बताना पड़ेगा कि हमने दल बना लिया। दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तीसरा दिया है कि इस दल के उद्देश्य समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। भाई दल के उद्देश्य है ना समाजवाद के उद्देश्य होने, बिल्कुल उसमें लिख रखा है कि पथ निरपेक्ष, समाजवाद और लोकतंत्र, ये 3 शब्द लिख रखे हैं। उसने केवल समाजवाद उठाया है। तीनों उद्देश्य पूर्ति करने वाला दल होना चाहिए। आप अगर दल कोई भी बना रहे हो पार्टी, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना रहे हो आप भलाई, तो उसके उद्देश्य होने चाहिए आप समाजवाद हो, लोकतंत्र आप स्थापना करना चाहते हो, पथ निरपेक्ष में आप विश्वास करते हो, तो ही दल बनाए। और उसके बाद में चौथा दिया है कि दल की सदस्यता सभी वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए, बिल्कुल भारतीय नागरिक वयस्क उसमें नागरिक हो सकते हैं। इसमें वैसे तो चारों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, लेकिन आरपीसी ने क्या माना है, आरपीसी ने ये समाजवाद वाला भी गलत माना है, पहला भी गलत माना है। 3 और 4 इसमें सही माना है। क्यों माना है अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवयुग एकेडमी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से जुड़ जाओ। उसके बाद फाइनल आंसर की यदि इसमें कुछ चेंज की पॉसिबल है तो मैं बता दूंगा इसमें मतलब फाइनल आंसर की क्या चेंज हुआ है। अभी तो आरपीसी ने क्या माना है, 3 और 4 गलत माना है, नहीं मतलब 3 और 4 सही माना है, 1 और 2 है वो गलत माना है। 1 और 2 हो सकता है कि भाई मुझे जहां तक पॉसिबल है इसने मतलब इससे इसको मिलना होता है। इधर लिख रखा है कि मुख्य निर्वाचन आयोग, इधर उधर 3 शब्द लिख रखे हैं, इधर समाजवाद, ऐसा भी मान सकता है, ऐसा मानने की संभावना कम है। इसलिए ये मेरी नजर के दृष्टि से ये चारों सही मान रहा हूं मैं, लेकिन उधर है वो मतलब ये मैंने देखा है चारों स्टेटमेंट वैसे उसके पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 में लिख रखी है, आप देख लेना और मैं वहां अपडेट भी कर दूंगा। कहने का मतलब ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा
संविधान सभा चल रही थी, निम्नलिखित में किस सत्र के सदस्यों अपने वेतन भत्ते कम करने का निर्णय लिया? बहुत ही खतरनाक प्रकार के स्टेटमेंट। मैंने कहा संविधान सभा की जो कार्रवाई की हुई थी ना, पहले दिन 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ, किसने विरोध किया, वो सारी मतलब है वो मैं कह रहा हूँ बहस से आ रही है, बहस से। जो एपी और मतलब स्कूल लेक्चर उनको संविधान सभा की कार्रवाई देखनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी तब मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट से आ रहा है कहने मतलब। अब दिनेश गहलोत की वीडियो देख सकते हो, और उसमें क्या है कि मतलब इन्होंने पूछा कि 8वें, 10वें, 9वें और 11वें। बहुत ही खतरनाक प्रकार का स्टेटमेंट था, इसको भी करना इम्पॉसिबल था। उसके इसमें पूछा है कि भाई ऐसा पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा बन रहा था, टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग रहा था, बहुत समय ज्यादा लग रहा था, लोगों के मतलब पैसे खर्च हो रहे थे देश के, और देश आजाद हुआ था। इस वजह से मतलब है वो कहने मतलब 10वां सत्र हुआ था ना, 10वां सत्र। तो राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने कहा भाई खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो खर्चे वगैरह भत्ते कम करने के लिए कहने मतलब क्या है ये दिया था 10वें में। याद रखें, वापस पूछा जा सकता है स्कूल लेक्चर में, एसआई वगैरह हो या आरएस प्रारंभिक परीक्षा हो, या आप जिस भी एग्जाम की जहां पॉलिटी आ रही है इंडियन, वहां पूछा जा सकता है भाई संविधान सभा। वापस रिपीट भी खूब सारे प्रश्न हो रहे हैं। आरपीएससी 50%, कर्मचारी चयन बोर्ड में 90% है, वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न भी अच्छे प्रकार का, ये तो आसान लेवल का कह सकते हैं स्कूल लेक्चर वाला। भारत के मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित, ये समझ से था, कोई भी बुक में नहीं है। मतदान व्यवहार वैसे आरएस की मुख्य परीक्षा में है, आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में तो नहीं है, लेकिन आ सकता है वर्तमान में। कोई भी आप सिलेबस को एकदम बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा ये आएगा ये नहीं आएगा। वर्तमान में आयोग ने सिलेबस से हट के खूब सारे प्रश्न दिए हैं। स्कूल लेक्चर में तो खूब सारे ऐसे प्रश्न आए जो कि मतलब आसपास थे। तो मतदान व्यवहार राजनीतिक पार्टियां लिख रखी, निश्चित रूप से एसआई में भी आ सकता है। तो पहला प्रश्न इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में सत्ता विरोधी लहर एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बिल्कुल अपन को पता है, एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी चीज होती है। वर्तमान अशोक जी ने खूब सारे काम किए थे कांग्रेस सरकार ने, लेकिन सत्ता विरोधी लहर ने अशोक जी को ले डूबी, इसलिए सत्ता विरोधी लहर काम आती है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में इन्होंने दिया है कि समाज में सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों ने लोकतांत्रिक उभार ने जाति समुदाय लामबंदी को बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय व राज्य राजनीतिक दलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। बिल्कुल वर्तमान में राज्य राजनीतिक दलों में वृद्धि हुई है, सामाजिक हाशिए रूप से पिछड़े हुए। जैसे अपन अपने राजस्थान में देखें तो भाप पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से उभर रही है। यदि पश्चिम राजस्थान में देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर रही है, और 2 पार्टी अपने राजस्थान में उभर रही है। उसके बाद में यदि उत्तर प्रदेश वगैरह हम देखें तो समाजवादी यादवों की हो गई, उधर मतलब देखें तो बिहार में भी स्थानीय पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में भी स्थानीय पार्टियां हैं। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हाशिए पर पड़े हुए लोगों को एक जाति अपने राजस्थान में सक्सेस नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण यही है कि एक बड़ी जाति वो लामबंद नहीं हो रही है कहने का मतलब। तो ये भी दूसरा भी स्टेटमेंट सही लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तीसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत में मतदान प्रतिशत एक समान होता है और विभिन्न जनसंख्या की मतलब एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब तक आपको पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तब तक काटना है। इसमें देखा भारत का मतदान प्रतिशत एक समान होता है, एक समान तो कहीं नहीं होता है, ऐसी बात कहाँ है। और एक विभिन्न जनसंख्या की और सामाजिक आर्थिक कारकों को प्रभावित नहीं करेगा कहने मतलब ये करेगा, क्योंकि कोई भी सामाजिक आर्थिक कोई वोट दे रहा है तो उसको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। गरीब आदमी कुछ और सोचता है, अमीर आदमी होता है वो कुछ और सोचता है, मध्यम वर्गीय लोग कुछ और सोचते हैं। तो कहने मतलब ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। आरपीसी ने भी यही माना है, 1 और 2 सही, पहला इसका आंसर माना है, तीसरा गलत माना है। आपको वैसे ये प्रश्न मतलब सोच के थोड़ा सा आराम से, इतना सोचने का समय नहीं था, उन्होंने तो 62 पेज की बुकलेट थी इस प्रश्न में, इस प्रश्न पत्र में, तो इम्पॉसिबल था। वैसे थोड़ा सिंपल प्रकार का था, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है वो ये भी खतरनाक प्रकार का प्रश्न था, भारतीय पथ निरपेक्षता के बारे में। बिल्कुल भारतीय पथ निरपेक्षता के बारे में संबंधित तथ्यों का परीक्षण कीजिए। बिल्कुल पथ निरपेक्षता के बारे में पूछा है कि भाई भारत की पथ निरपेक्षता अंत और अंतर धार्मिक वर्चस्व एक साथ ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल भारतीय पथ निरपेक्षता अंत भी करती है। अंत यानी कई भाई अंत यानी धर्म के अंदर, जैसे हिंदू धर्म के अंदर आपको जैसे मतलब SC ST वालों से या कोई दलित से, इनसे आपको भेदभाव नहीं करना, उन भेदभावों का भी विरोध करती है। बिल्कुल भारत की पथ निरपेक्षता करती है। और एक अंतर यानी जैसे हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और सिख, उसमें भी भेदभाव नहीं करना, उन बात के ऊपर भी ये जोर दे रही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। अंत भी प्रतिबंध करती है, अंतर भी प्रतिबंध करती है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई संदेह नहीं है इसमें। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि भारतीय पथ निरपेक्षता संबंध में व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से नहीं है, वरना अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से भी है। क्या है दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि मतलब वैसे क्या दिया है, भारतीय पथ निरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की आजादी से नहीं, आजादी से ही नहीं है, कि भाई व्यक्तियों की आजादी से ही नहीं है। भाई व्यक्तियों की आजादी अपन को पता है, आर्टिकल 25 में लिख रखा है कि भाई व्यक्तियों की आजादी है धर्म से। भाई व्यक्ति धर्म मान सकता है, अपनी धर्म में कुछ भी कर सकता है। 25 से 28 अपन को पता है धार्मिक स्वतंत्रता फंडामेंटल
राइट है। और 28 में ये क्या भाई केवल ये व्यक्ति वाला ही नहीं है, वरना अल्पसंख्यकों की धार्मिक, बिल्कुल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में, भाई अल्पसंख्यकों शैक्षिक स्थानों के बारे में वगैरह वगैरह उनके बारे में भी बातचीत हो रही है। 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को आजादी है, कहने मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। सोचना था, थोड़ा आराम से पढ़ना था, समय नहीं था, इसलिए बाकी ये स्टेटमेंट बहुत ही आसान थे। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट पहला और दूसरा तो कहने मतलब सही है, इसमें कोई संदेह नहीं था। तीसरा दिया है कि भारतीय पथ निरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अपन को पता है मतलब यदि उधर वेस्टर्न में देखें तो धर्म और राज्य अलग है, यहाँ अपने भारत में धर्म और राज्य अलग नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। जहाँ जैसे 3 तलाक जैसा मामला हो गया तो वेस्टर्न में होता तो कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, यहाँ तो अपने 3 तलाक हो गया जैसे, और अलग अलग जैसे ये पॉलिटिकल साइंस राजीव भार्गव की बुक आती वहां से उठाए थे इन्होंने, उनके उठाए थे। ये तो वैसे एपी वाले और जो राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड तैयारी करे उनको पता होगा, बाकी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आपको तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना है, उनको सोचना है, आराम से आसानी से। केवल फैक्ट वाले ही नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ वाले भी प्रश्न देखे होंगे आपने वर्तमान में पॉलिटी के, तो इनको जैसे आराम से किए जा सकते, ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही आसान स्तर, थोड़ा सा पढ़ना है धैर्य के साथ। भारतीय पथ निरपेक्ष राज्य समर्थित धार्मिक सुधार गुंजाइश भी है, गुंजाइश है, तो इसमें क्या होगा 1, 2, 3 स्टेटमेंट 3 सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि भारत के संविधान में मजबूत केंद्रीकरण पूर्वाग्रह के बावजूद भारत की संघीय व्यवस्था का एक बड़ा पुनर्संतुलन हुआ है। भारत धीरे धीरे देश की अर्ध संघीय व्यवस्था से अधिक विशिष्ट बहुस्तरीय सहकारी संघवाद में परिवर्तित कर दिया। इस परिघटना के पीछे का बहुत ही भारी भरकम स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है कि भाई मतलब इन्होंने बोला है कि संघीय व्यवस्था है ना, एक बड़ा पुनर्संतुलन हुआ है कि भाई पहले तो संघ केवल केंद्र मजबूत हुआ करता था, राज्य कम मजबूत है। वर्तमान में ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे देश की अर्ध संघीय व्यवस्था को अधिक विशिष्ट बहुस्तरीय संघवाद, मतलब राज्य भी थोड़े थोड़े मजबूत हो रहे हैं खड़े मतलब, और परिवर्तित कर दिया है कि इसके कारण क्या है। बिल्कुल ये थोड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट दे के घबराना नहीं है, आप आसान से पढ़ते तो आपको ये बात थी कि भाई वर्तमान में राज्य भी मजबूत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये पूछ रहे हैं संघवाद। बिल्कुल एक दिया है कि 1991 में आर्थिक सुधार, बिल्कुल एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उसके माध्यम से उदारीकरण और केंद्रीकृत नियोजन कमजोर होने से आर्थिक विकास, राज्य सरकारों कार्रवाई अधिक स्वतंत्र। बिल्कुल बाद में राज्यों के पास भी पैसे आने लगे थे, पहले तो केंद्र के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, तो कहने मतलब इसके बाद में राज्य मजबूत हुए और जो बहुस्तरीय संघवाद है वो बढ़ा। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बहुत ही आसान था, पढ़ना था आराम से। उसके बाद दूसरा दिया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का अंत, क्षेत्रीय और जाति आधारित दलों के उदय से गठबंधन राजनीति एक नए युग के उदय से भारत की दल प्रभुत्व पार्टी प्रणाली में परिवर्तन कर दिया। बहुत ही आसान इस प्रकार कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत, एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी है। और ये भी स्टेटमेंट था कि भाई पहले कांग्रेस मजबूत थी केंद्र में, राज्यों में भी कांग्रेस मजबूत है, तो राज्य मजबूत है ही नहीं क्योंकि सीएम वगैरह केंद्र के ऊपर निर्भर होते। वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की पार्टियां आ गई है, पूरी तरीके से है वो केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने अनुसार चलती है। जैसे चाहे डीएमके देखो, पश्चिम बंगाल में टीएमसी देखो, चाहे मतलब अलग अलग पार्टियां क्षेत्रीय, केरला में जैसे मतलब वो अपने साम्यवादियों की देखो, अलग अलग स्टेट मतलब राज्य राजनीतिक पार्टियां हैं जिससे वो मतलब एक प्रभुत्व पार्टी और वर्तमान गठबंधन राजनीतिक में मोल भाव का होता है। तो कहना मतलब बहुत ही दोनों स्टेटमेंट सही थे, इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात थी नहीं, बहुत ही आसान थे, थोड़े से सोच समझ के करने थे कहने मतलब। तो इसमें क्या है 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 142 नंबर का प्रश्न था। 142 वाला प्रश्न अपन पढ़े हैं तो इन्होंने दिया है कि भारतीय संघीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट उस दिन की कोई चर्चा नहीं होती, कि भाई ये बोल रहा है कि बजट पर उस दिन चर्चा नहीं होती है जिस दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बजट जिस दिन किया जाता है उस दिन वित्त फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी होती है, राष्ट्रपति से मिलकर आती है, फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति की प्रतिनिधि के रूप में बजट पेश करती है। एक बात तो ये याद रखनी है। उसके बाद में वो आती है, आने के बाद में मतलब बजट पढ़ती है, बजट पढ़ने के बाद में कहने का मतलब सत्र को स्थगन किया जाता है और उसके बाद में मतलब चले जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। उसके बाद में जब बजट प्रस्तुत किया जा चुका हो तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर चर्चा प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नियत कर सकता है और ये चर्चा कितने समय तक जारी रहेगी ये लोकसभा अध्यक्ष नियत करेगा। बिल्कुल लोकसभा का भाई वही मैन हेड होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है। ये अपने जो प्रोसीजिंग वाली है ना बुक, उससे ये प्रश्न उठाया हुआ है, तो आप समझ सकते हो। वैसे थोड़ा था तो आप समझ मतलब ये आसान मीडियम साइज का समझ सकते हो, प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसको करना थोड़ा मुश्किल भी समझ सकते हैं, बाहर अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते ऐसी चीजों का। तीसरा स्टेटमेंट था कि लोकसभा में वित्त मंत्री की परामर्श
अनुदान की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के लिए कितने दिन नियत कर सकता है, जितना लोग, मतलब वित्त मंत्री नहीं होगा। यहाँ पर बिजनेस कमेटी बन रखी है जिसमें संसदीय मंत्री भी होते हैं, कुछ सदस्य भी होते हैं, जिसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष वो तय करती है। तो कहना है मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और इसकी वजह से, और बजट की बात करें तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम की चीज लिख रखी है, ये याद रखना। बजट शब्द नहीं लिख रहा, क्या लिख रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये चीज लिख रखी है एक तो। और अनुदान की मांगे लिख रखा है। अनुदान की मांगे कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल याद रख सकते हैं तो अपन 115 और 116 दो आर्टिकल में अनुदान की मांगे लिख रखी। इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसमें याद रखना आपने क्या, 1 और 2 सही हो जाएंगे, पहला 1 और 2 सही, और तीसरा गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा नहीं करते अनुदान कितने दिन होगा कितने नहीं होगा। फाइनेंस बजट से संबंधित होता है, लेकिन बिजनेस कमेटी निर्धारित कर, आरपीएससी ने इसका क्या माना है, 1 माना है। हमारे प्रश्नों के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। हमारे आरपीएससी ओरिजिनल आंसर की से मिलाए हुए हैं। नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिससे वो आगामी सारी सब्जेक्टों के आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करे हुए और आप अपने एक मित्र को है वो सजेशन कर सकते हो हमारी, यदि ये पहल आपको सही लगे तो। और लगभग वर्तमान में राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लगभग 700-800 कई वीडियो में 1000 व्यू आ गए हैं एक वीडियो के, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम संख्या में। आपसे मतलब हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। उसके बाद में अगला प्रश्न है वो 136 नंबर, भारत के संविधान अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान निम्नलिखित कौन सी शब्दावली का संबंधित है। पहले तो ये बहुत ही खतरनाक था, इसको भी करना इम्पॉसिबल जैसी। एक तो ये बात था, अपन इतना ही याद रखते थे कि भाई 253 में है कि भाई किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आदमी से संधि करते हैं या कोई करार करते हैं तो उसमें ये इतना ही अपन करते हैं। उसने बोला कि भाई 4 चीजें हैं उसमें, संधि, समझौता, अभिसमय, करार। उसमें एक नहीं है, 3 चीजें लिख रखी, बिल्कुल उसमें समझौता नहीं है। क्या है समझौता, उसमें बात समझौते वाली ये एकॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें वो चीज नहीं है। बाकी ये अभिसमय भी लिखा हुआ है, करार भी लिखा हुआ है, संधि भी लिखा है। एक तो ये याद रखना है आप लोगों को, जो छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आधार पर करारों को प्रभावित करने के लिए अनुच्छेद कौन सा है, पूछा जा सकता है वापस 253। और अकॉर्ड नहीं लिखा हुआ है, संधि, करार, अभिसमय, करार, संधि, 3 चीजें लिख रखी है। समझौता नहीं लिख रखा है, इसको भी टेढ़ा था, लोग सामान्य तो समझ रहे समझौता तो होगा ही होगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, लेकिन नहीं है, उस चीज उस आर्टिकल में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, 141 नंबर का, भारत के संविधान इधर लिख रखे हैं और उधर लिख रखे हैं आर्टिकल, बिल्कुल आर्टिकल लिख रखे हैं। तो अपन देखते हैं क्या चीजें लिख रखी है। पहला लिख रखा है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, अभिलेखीय न्यायालय होना 127 नहीं, ये गलत है। 129 में अभिलेखीय न्यायालय लिख रखा है। अवमानना भी लिख रखी है, कोई भी न्यायालय की अवमानना करता है वो भी किस में लिख रखा है, 129। आपको ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इंडियन पॉलिटी में सारे के सारे अनुच्छेद याद करें आप, 1 से लगाकर 2, जब जहां तक हो सके कम से कम आपको है वो सुप्रीम कोर्ट तक तो सारे के सारे आर्टिकल याद करने, सुप्रीम कोर्ट तक जहां से मतलब लगभग ये 145-47 तक सारे के सारे 1 से लगाकर बहुत निश्चित रूप से याद किया जा सकता है इसको। आप मतलब है वो 1-2 बार आंख बंद करके, किताब बंद करके वापस रिकॉल करने की कोशिश करें, जहाँ भी आप वॉक वगैरह कर रहे हैं वहाँ भी रिकॉल करने की कोशिश करें। ये आजकल के जैसे मिलान, कौन सा असुमलित, एक आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, पास वाले आर्टिकल डाले जा रहे हैं। इसलिए आप जब तक सारे के सारे मुख्य जबान याद नहीं होंगे तब तक प्रश्न करना इम्पॉसिबल है। आप वर्तमान कंपटीशन लेवल भी आइए, एक प्रश्न करना भी बहुत ही मतलब है वो आपको बार भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है 129 में ये चीज़ें लिख रखी है, 127 में नहीं है, और करने का मतलब ये होगा। और 127 में क्या लिख रखी है, 127 में एड ऑक जनरल लिख रखा है, एड ऑक जज लिख रखा है, एड ऑक जज के बारे में है। और एड ऑक जज कौन निर्धारित करता है, एक तो ये याद रखना है सीजीआई करता है, किसकी सिफारिश पे, राष्ट्रपति के। ये याद रखना है आप लोगों को कि भाई 127 में तो क्या है, उसके नजर में वापस पूछा जा सकता है। 129 में तो अवमानना, 127 में एड ऑक जज है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा दिया है कि भाई निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन, बिल्कुल कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया वापस उसी निर्णय को सुनता है कि भाई नहीं गलत दे दिया पहले, कहने का मतलब वो एक निर्णय दिया उसको वापस। 137 में ये कई बार पूछा हुआ, पहली बार नहीं पूछा, ये याद रखना है आपको। 137 में न्यायालय अपने जो निर्णय दिए उसको वापस सुनता है। 127 में अपन को बता दिया, 127 में एड ऑक जनरल है, 129 में है न्यायालय की अवमानना। पहला गलत हो गया, कहने का मतलब ये याद रखना है। और पहला गलत हो रहा था तो आपके आंसर निकल रहा था, कहने का मतलब याद होना चाहिए। वो सामने वाला बोल रहा है कि आपको समझ भी होनी चाहिए, साथ में याद भी होना चाहिए सारी चीजें। ऐसे केवल समझ से नहीं चलेगा और केवल याद से भी काम नहीं चलेगा। आपने देखे होंगे दोनों का मिक्सअप चल रहा है वर्तमान में।
तो कहने मतलब पहला गलत मान रहे थे ना अपन, तीनों में से देखो 3 स्टेटमेंट पहला दे रखा है वापस। तो ये आंसर आराम से निकल रहे थे, नीचे वाले भले अपन आपको नहीं, आपको तो आर्टिकल आना चाहिए 127 में क्या लिख रखा है। बिल्कुल, निर्णयों की सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावृत्ति 138 में। उसके बाद में दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी 141 में। ये भी याद रखना है, तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, वापस मैंने बता भी दिया। उसमें 129 में है, वो भी चीज बता दी, आपको याद रखना है। इसमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सिंपल था वैसे, ये तो स्कूल लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, ये तो सब लोगों को आ ही रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। अगला प्रश्न, ये तो बहुत आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था। अनुच्छेद 75 के बारे में। अनुच्छेद 75 के अंदर अंतर्गत जितने भी सब सेक्शन है, जैसे उसके अंदर पूछ रहा, अपन सब सेक्शन देख लेते हैं फटाफट। पहले के अंदर दे रखा है कि नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति करेगा पीएम, कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी बात लिख रखी है उसमें। और इसमें 2 आर्टिकल और लिख रखे हैं, एक तो लिख रखा है 75(1)(a) और एक लिख रखा है 75(1)(b). बी में लिख रखा है कि दल विरोधी वालों को मंत्री नहीं, दल विरोधी मंत्री नहीं। और एक में लिख रखना है कि भाई 91वें संविधान संशोधन से अपने 15% होंगे किसके, लोकसभा के। ध्यान रखना, संसद के नहीं, यहाँ एग्जाम में कंफ्यूज करा के गलत करवा सकता है, तो ध्यान रखना, ये और चीजें हो गई। ये तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये चीज तो होगी पहले में। उसके बाद में 2 में क्या लिखा है, 75(2) में लिख रखी है कि भाई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति 2 में लिख रखे, ये बात याद रखें। अलग अलग आर्टिकल 75 वाला तो आपको याद ही रखना है, सारी सारे 5 दे रखे हैं, 5 मुख्य जबान याद होना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक। तीसरे में लिख रखी है कि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति में। और तीसरे में लिख रखा है कि भाई सामूहिक रूप से मंत्री किसमें, लोकसभा में, संसद के प्रति नहीं, सामूहिक रूप से किसे, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। उसके बाद में चौथे में लिख रखा है कि भाई मंत्री पद ग्रहण पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पहले 2 शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता के 2 शपथ लेते हैं। ध्यान रखें, यहाँ भी एग्जाम में बना सकता है, 2 शपथ लेता है मंत्री, एक तो पद की भी लेता है, गोपनीयता किसमें, 3rd अनुसूची में लिख रखा है ये चीज, ठीक। 5वें में क्या लिख रखा है, 5वें में लिख रखा है 6 माह का कोई सदस्य है ना, कहने मतलब मंत्री बन सकता है, लेकिन आपको 6 माह में आपको कहने मतलब सदस्यता होनी चाहिए, चाहे लोकसभा की लो या राज्यसभा की। और 6 में लिख रखा है क्या, कि मंत्रियों को वेतन भत्ते। बिल्कुल, ये आर्टिकल 75 के बारे में अलग अलग 6 तरह की बातें हैं, आपको 6 की 6 याद रखनी है। वर्तमान में 75 में 1, 2, 3, 4 ऐसे खूब सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसमें क्या है, उसमें क्या है। पहले में तो है कि भाई नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसके सारे मंत्री हो गए। 75(1) में 2 आर्टिकल और लिख रखे हैं, एक में 1(a) में लिख रखा है भाई 91 संविधान संशोधन 2003 में कि भाई लोकसभा के 15% ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते। और दूसरे में 2 में लिख रखा है कि भाई ये दल विरोधी वालों को नहीं बना सकते। 2 में लिख रखा है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रशांत, और तीसरे में लिख रहा है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। चौथे में लिख रखा है मंत्री 2 प्रकार के शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की, तीसरी अनुसूची के अनुसार। और 5वें में लिख रखा है 6 महीनों में आपको देनी चाहिए। 6ठे में लिख रखा है वेतन। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले स्टेटमेंट आप पढ़ लेते हैं, अपन देख लिए सारे आर्टिकल। तो मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेगा, नहीं प्रधानमंत्री नहीं होगा, अभी पढ़ा है आपने क्या, किसके प्रति, 75(2) में लिख रखा राष्ट्रपति के अनुसार लेगा। तीसरे में लिख रहा मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से, नहीं संसद के प्रति नहीं रहेगा, लोकसभा के प्रति रहेगा। क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, कौन सा उपयोग ना सही कथन है, ना तो 1 ना तो 2। उसके बाद में 141 की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगला स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, लोकसभा में सदन के नेता, बिल्कुल लोकसभा में सदन के नेता संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल लोकसभा में सामान्यतः तो प्रधानमंत्री होता है, यदि पीएम लोकसभा का सदस्य है कहीं से तो वही होगा। नहीं, यदि वो पीएम राज्यसभा का है तो क्या होगा, राज्यसभा का मतलब पीएम यदि राज्यसभा कहीं है तो वो लोकसभा में अपने वरिष्ठतम मंत्री को लोकसभा का सदस्य नियुक्त करता है, ये याद रखना। पहले ऐसे पहले हो सका है, हो चुका है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। जैसे मनमोहन सिंह तो मतलब अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल 10 वर्ष तक राज्यसभा के ही सदस्य रहे गणे, मतलब और राज्यसभा के ही नेता रहे, लोकसभा में किसी और को नेता बना रखा था। एक लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री है, एक इंद्र कुमार गुजराल है, ये भी रहे हुए, आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, कभी एलिमिनेशन मेथड में काम आ जाएंगे। 3 तो ये आप मुझे याद आ रहे हैं अभी तक। तो कहने मतलब उसमें क्या पूछा है इन्होंने कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है सिवाय उसके जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं है। बिल्कुल पहला तो सही था, इसमें कुछ है ही नहीं गड़बड़। अभी अपन चर्चा की प्रधानमंत्री यदि एमपी लोकसभा का है तो लोकसभा का नेता होगा, और तब तक यदि लोकसभा का नहीं है तो राज्यसभा का होगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं। पहला स्टेटमेंट तो कहने मतलब सही है। दूसरा था कि ये परंपरा रही है कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा है, भाई लोकसभा का सत्र चल रहा है, बिल्कुल उसके बाद में सदन का नेता लंबे समय तक अनुपस्थित है। बिल्कुल आप मोदी जी देख सकते हैं वर्तमान में,
मोदी जी वर्तमान संसद में तो कम ही आते हैं, कहने मतलब कभी जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया या कोई बजट वाले हो गया तो उसी दिन आते, उससे पहले लोकसभा के मतलब अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सदन के नेता परामर्श करके, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या मतलब नेता से परामर्श करके लोकसभा मतलब भाई ओम बिरला जी हैं वो पीएम मोदी से चर्चा करके लोकसभा के विपक्ष के नेता को सूचित करेंगे, कहना मतलब राहुल गांधी को सूचित करेंगे कि भाई मोदी जी आ नहीं रहे। कौन लोकसभा के सदन के नेता के रूप में कार्य कर रहा है कि भाई मोदी जी नहीं आ रहे तो दूसरा कोई आदमी कार्य करेगा, लेकिन इस संबंध में सदन का कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है, कहना मतलब ये गलत है। दूसरा, पहला सही है, ऐसी कोई राहुल गांधी से मतलब बातचीत नहीं होगी, मोदी नहीं आ रहे हैं तो भी आपको याद रखना है, कहने मतलब ये प्रोसेसिंग से दे रहे हैं नियम से, थोड़ा सा मतलब यदि आप मतलब यहाँ से मतलब सोच सकते थे समझ सकते थे तो ये बढ़ाया जा सकता था आसानी से, क्योंकि ऐसा मतलब सुनते नहीं है, लेकिन ये नीचे स्टेटमेंट दिया है ना लास्ट में, इससे कंफ्यूज करवाने के क्या भाई ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं होता, इससे कंफ्यूज हो रहा था, कहने मतलब ये बात नहीं दी होती तो सामने तो गलत करते, इसकी वजह से कई लोगों ने कहा हो सकता है कि भाई अनौपचारिक बातें होती होगी ऐसी कि भाई औपचारिक घोषणा नहीं होती, कहना मतलब आरपीसी ने क्या माना है, केवल एक सही माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, एक साइड दी है नदियां और एक साइड दी है संबंधित राज्य, कि भाई वंशधारा नदी जल विवाद किससे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। वंशधारा विवाद वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से विवाद है। महानदी जल विवाद अपन पढ़ रहे, महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में चावल का कटोरा वगैरह है, महानदी की वो अपने इब मंद हसदो शिवनाथ वो उसकी सहायक नदियां भी है, ज्योग्राफी आप पढ़ते होंगे। और मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार, पेरियार अपन पता ही है, पेरियार केरल की है तो इधर केरल दे रखा है, केरल और तमिलनाडु, बिल्कुल सही, आसान था। और उसके बाद में बदली बैराज मुद्दा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नहीं या तेलंगाना आ जाएगा वर्तमान का राज्य, कहने मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो अब आसान स्तर का था या मतलब हार्ड स्तर का आप ही तय करो, वैसे मैं हर प्रश्न के बारे में क्या बताऊं, मुश्किल था तभी तो लोगों के नंबर नहीं आए। अगला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, भारतीय संविधान के डीपीएसपी, बिल्कुल डीपीएसपी आर्टिकल भाग 4 में 36 से 51 आयरलैंड से प्रभावित, बाध्यकारी नहीं है, राज्य को सलाह देते हैं कि भाई आपको जब हो तब ये चीजें आप लागू करो, बिल्कुल ये अपन पहले पढ़ लिए सारी चीजें। संबंधित निम्नलिखित किस अनुच्छेद अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया है, मतलब जो मनरेगा अधिनियम पारित किया है ना वो किससे किया है, पर कौन से आर्टिकल, और इधर दो पेयर में सारे आर्टिकल दिए, बहुत ही मतलब खतरनाक पहले प्रकार, ऐसे नहीं आते थे पहले, सीधे ही पूछते कि काम शिक्षा लोक सहायता कौन से अनुच्छेद में, वर्तमान इन्होंने पूछा है कि भाई मनरेगा वगैरह हुआ है उसके बारे में कौन सा है, कहना मतलब दो पेयर में सारे जोड़े दिए, उसके बाद में पूछा है कि भाई आप हैं वो बताओगे कौन सी चीजें हैं इसमें। पहला दिया है कि 40 और 42 से, बिल्कुल 40 और 42 से पूछा है। उसके बाद में दिया है कि भाई ये दूसरा 39 और 41 से, तीसरा दिया है कि भाई 39 और 46 से, और उसके बाद में दिया है कि भाई 47 और 48 से। तो दोस्तों ऐसी बात है कि पहला मतलब पहले की बात करें तो हाँ, तो दोस्तों इसमें मतलब क्या है कि अपने मतलब 40 को अपन पता है पंचायती राज से संबंधित है, किससे, पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 40, और ये 42 किससे, काम शिक्षा लोक सहायता से संबंधित है, काम शिक्षा लोक सहायता से संबंधित है, बिल्कुल। उसके बाद में नीचे दे रखा है कि 39 में क्या दिख रखा है कि भाई स्त्री पुरुष उन दोनों को सबको मतलब है वो समान रूप से जीविका साधन वगैरह उपलब्ध करवाना चाहिए। और अनुच्छेद 41 में लिख रखा था कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता ये उपलब्ध करवानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अनुच्छेद 39 में क्या हो जाएगा आपको पता होगा, 39 तो अभी अपन बात कर लेंगे भाई स्त्री पुरुष दोनों को समान जीविका उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके बाद में 46 में क्या है, SC ST वाला पूर्व में पढ़ लिया अपन, अभी मैंने उस समय कहा ना याद करने आपको, तभी ये चीजें वापस रिपीट ही हो रही है। 47 में क्या है, 47 पोसार वाली चीजें, पोसार वगैरह मतलब। और 48 में क्या है, 48 में है कि भाई कृषि पशुपालन वाली बात है, कृषि पशुपालन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे मनरेगा इस आर्टिकल से पंचायती राज का पूछा जा सकता है 40 वाला, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इन्होंने दिया कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन हो रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल आसान स्तर के थे, अपन को आराम से पढ़ते हैं अभी। पहला स्टेटमेंट दिया है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त मतलब सशक्त सभी विवादों का विनिश्चय भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा। बिल्कुल गलत बात है पहली बात तो, कि भाई राष्ट्रपति के जो सारे निर्णय होता है ना निर्वाचन आयोग नहीं करता है, निर्वाचन आयोग नहीं करता है, कौन करता है, एक तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय करता है सीधा, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है सीधा विवाद किसके, इसके। और MP MLA मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, पहले हाई कोर्ट सुनता है,
और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वाले सुनते हैं, ये याद रखना है आपको। सारे के सारे ईसीआई कहीं भी सलाह नहीं देता, ईसीआई से केवल वो एमपी एमएलए वाला 102 वाला मैंने बताया था ना, 102 में कोई भी किसी की अयोग्यता वगैरह होगी उससे सलाह लेता है राष्ट्रपति, केवल नॉर्मल बात है। और इसमें ये पहला स्टेटमेंट तो करना मतलब गलत था। इसमें क्या है, नीचे दिए कथनों का चयन कीजिए, केवल एक सही पहला गलत, उसके बाद में कथन ये गलत, दो तो सही अपन पहुंच चुके थे। नीचे था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाली निर्वाचित गण सदस्यों को विद्यमान किसी रिक्ति के अनुसार प्रश्नगत किया जा सकता है। नहीं, ये नीचे लिख रखा है कि भाई कहीं भी खाली हो सीट करने, मतलब कोई भी, जैसे उस समय जैसे विधानसभा ही नहीं हो गई, जैसे वर्तमान में अपने द्रौपदी मुर्मू का हुआ था ना, तब J&K की विधानसभा खाली नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, तो बाद में राष्ट्रपति वहां चुनाव हुए, तो इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते कि भाई J&K में क्या मतलब सदस्य नहीं आए राष्ट्रपति के और आप इसका निर्वाचन अयोग्य करो J वाले, तभी कभी और राष्ट्रपति जैसे मणिपुर में लगा हुआ है, मणिपुर वाले नहीं आए, किसी और राज्य में लग गया, तो इस आधार पर नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा अनुच्छेद में लिख रखा है, कहने का मतलब ये बात, तो ये मतलब राष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है ये। और ये बातें सारी सारी कहाँ लिख रखी है, अनुच्छेद 71 में लिख रखी है, आर्टिकल 71 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के मतलब निर्णय कौन लेगा, ये लेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट वाले। और कोलेटरल वाला ये है ना सिस्टम, इसमें मतलब नहीं होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने का मतलब ये कुछ चलेगा, कहने का मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो, ये आजकल यही मान रहे हैं, ना तो एक ना तो दो, काफी 4 हो जाएगा। और उसके बाद में एमपी एमएलए का तो अपन को पता ही है, मतलब ये चीजें हो गई, मैंने बता दिया हाई कोर्ट वगैरह में। और उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 134 नंबर इधर दिया कि भारत के संविधान राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों नीचे दिए गए कोड की मतलब उपयोग करते हुए एक तरफ तो दिए कि भाई अनुच्छेद और एक तरफ दिए राज्य। पहले तो अपन को पता था कि भाई 370 में क्या थी, धारा 370 J&K से थी, और इधर इन्होंने दिया है कि भाई J&K से काम नहीं चलेगा, आपको 371 के अंदर अलग अलग राज्यों को विशेष प्रावधान दे रखे हैं, विशेष प्रावधान दे रखे हैं। और वो कहाँ दे रखे हैं पता है आपको, एक तो 300 मतलब ये दे रखे हैं अपने 371 ए से लगाकर 371 जे तक, कहना मतलब ए से लगाकर जे तक कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दे रखे हैं। वो सारे के सारे राज्य याद होने चाहिए आपको, तभी ये प्रश्न सॉल्यूशन हो रहे थे, नहीं तो नहीं हो रहा था। कहने का मतलब एक तो ये याद रखना है। उसमें क्या था कि इन्होंने दे रखा है कि भाई 371 ए की बात करें तो पहले में नागालैंड दे रखा है, सबसे पहले किस राज्य का है, नागालैंड ए के अंदर, 371 ए के अंदर नागालैंड दे रखा है। तो देखो 371 ए नागालैंड, जैसे ए में 3, यदि आपको एक भी आ रहा था तो ये प्रश्न सॉल्यूशन हो रहा था, एक नागालैंड। लेकिन ये अब आपको मतलब पहले अपन इतना याद नहीं करते थे सामने थे कि भाई ऐसा तो कौन ही पूछेगा, आजकल ये ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो वर्तमान में सारे के सारे आपको याद रखने हैं। 371 में पहले में कौन सा, ए में नागालैंड हो जाएगा, बी की बात करें तो पहले में नागालैंड, ये सारे मैं बता देता हूँ एक मिनट फटाफट। ए में नागालैंड है, बी में कौन है, असम, सी में कौन है, सी में मणिपुर है, डी में कौन है, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और डी के बाद में ई में कौन है, ई में आंध्र प्रदेश की कोई एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो इसमें है। और एफ में कौन है, एफ में है भाई सिक्किम। और जी में कौन है, मिजोरम, जी में मिजोरम है। और उसके बाद एच में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, एच में अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद में आई में कौन है, आई में गोवा है, आई में गोवा। और जे में कौन है, जे में कर्नाटक है, कर्नाटक है कहने मतलब। और उसके बाद में यदि ऊपर ऐसे सीधा लिख रखा है 371 में 2 राज्य और लिख रखे हैं विशेष प्रावधान वाले, एक तो गुजरात और एक लिख रखा है भाई ये अपने महाराष्ट्र में जहाँ अकाल पड़ता है ना, जो विदर्भ वाला क्षेत्र है, मराठवाड़ा क्षेत्र है, तो वो भी उनको भी विशेष प्रावधान है। अपन देखो ऐसा बोल दिया कि भाई कौन से अनुच्छेद 371 में ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें विशेष प्रावधान है, उसमें ऑप्शन दे दिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो अपन तो काट देंगे भाई गोवा, गुजरात में तो शायद ही विशेष प्रावधान दे रखा, बिल्कुल गुजरात का एक क्षेत्र है सौराष्ट्र, उसको विशेष प्रावधान उस समय मतलब पटेल थे तो पटेल ने मतलब अपना वीटो पावर का यूज करके उस समय दिला दिया। वर्तमान में भी सौराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान पैकेज उस समय आजादी के बाद में आज तक मिला जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भवाड़ा को मिलता है, कर्नाटक को भी मिलता है, गोवा को मिलता है, असम, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो आप याद रखें कौन से नहीं है कौन से है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, मिलानवाड़ा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन तो वैसे मैंने बता दिया इसका, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो
150 नंबर का पूछा है, भारतीय संविधान के भाग 9 क के उल्लेखित, भारतीय संविधान के भाग 9 क में उल्लेखित नगर पालिकाओं के अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भाई नगर पालिका है उनकी अवधि, पहले की कि समय पूर्व विघटन से पहले नगर पालिकाओं सुनवाई उचित अवसर, कोई भी जैसे नगर पालिका समय से पूर्व उसका विघटन कर दिया तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। लेकिन पंचायती राज है ना, उसमें यदि किसी को समय से पूर्व विघटन कर दिया उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा, उसे सुनवाई का, ये याद रखना आपने, पंचायती राज वालों को नहीं दिया जाएगा, किसी विघटन कर दिया पहले उसको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाएगा, नगर पालिका को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक, विघटन के पश्चात गठित नगर पालिका 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी, नहीं शेष कार्यकाल के लिए होगी। केवल वापस चुनाव होते हैं ना 5 साल कार्यकाल, केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पूरे 5 ईयर के लिए होते हैं। बाकी चाहे किसी भी के हो, चाहे सीएम हो, चाहे मतलब विधायक हो, चाहे किसी को, किसके लिए होते हैं? शेष के लिए। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को छोड़ के सारे के सारे चुनाव है बाकी शेष अवधि के लिए होते हैं। इनको केवल 5 साल के लिए, भाई इनके तो बार बार खराब करने क्या मतलब? तो उस वजह से क्या है, 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो इसमें मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 150 के अंदर करना मतलब 1, केवल 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है पंचायती राज अधिनियम 1954 वाला, ये स्टेट पॉलिटी था लेकिन मैंने उठा लिया, एक आध प्रश्न एक आध डाल दिए थे तो अब बता ही देता हूँ, वैसे डाल दिए है। तो इन्होंने पूछा है कि 29 में प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन, 30 में सदस्यों को वेतन भत्ते, 32 में सरपंच उप सरपंच की शक्तियां, 33 में प्रधान व उनके कर्तव्य, ऐसा दिया है। मतलब ये 1954 से जो धाराएं दे रखी है वो धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी, केवल वो ABCD वाले याद करने से काम नहीं चलेगा, जो अलग अलग की प्रत्येक जो ये 1954 का एक्ट है इसको भी याद करना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, कार्यकाल होना चाहिए इसका, वेतन भत्ते नहीं है, कार्यकाल। कार्यकाल ये ज़्यादा आप स्टेट पॉलिटी पढ़ाना में इसमें व्याख्या जैसा कुछ नहीं है, आप याद कर लेना। उसके बाद में 143 में दिया है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के बारे में उपबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो कि किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 20% नहीं। ये तो आपने पूर्व में 2 बार कर लिया, इस वीडियो मैंने 3 बार बता दिया है। क्या बताया मैंने? बताया है कि भाई 15% होना चाहिए। कब जोड़ा? 91वें संविधान संशोधन 2003। और कौन से आर्टिकल में वो भी मैंने बता दिया भाई, उसमें लिख रखा है आपने 75(1) में केंद्र वाली बातचीत लिख रखी है, तो आपको याद रखना है। ये गलत हो जाएगा पहला, बिल्कुल। नीचे दिया है कि भाई किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 10 से कम नहीं होगी, नहीं, ये भी गलत है। क्या है? 11+1 होनी चाहिए, आप याद रखें। ये सामने नहीं ले, आजकल ऐसे इफेक्ट पूछे जा रहे हैं 10+1, 11+1, 12+1, बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो कहने का मतलब कितने होने चाहिए? न्यूनतम 11+1 होने चाहिए। वर्तमान में ये अपवाद भी है 3 राज्यों में, किसमें? सिक्किम, गोवा और मिजोरम, 3 राज्यों में अपवाद भी चल रहा है। और राजस्थान में 29+1 है, ये अपन को सही होना चाहिए। कहने मतलब इसमें स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएंगे, न तो 1 न तो 2। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये वापस 104 मैंने अभी बताया था, 104 वाला संविधान संशोधन था ना उसको, और इन्होंने क्या है कि एक संविधान संशोधन को ही इतने सारे स्टेटमेंट बना के दे दिया वापस। देखो क्या पूछे, संविधान 104 संविधान संशोधन 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संशोधन द्वारा 334 के पार्श्व शीर्ष में 70 वर्ष के स्थान पर कतिपय अवधि कर दिया। बिल्कुल पहला पूछा है कि भाई कतिपय अवधि कर दिया। ठीक, उसके बाद में दूसरा दिया है कि इस संविधान के द्वारा 334 खंड के क और ख के बाद में 70 वर्ष शब्दों के स्थान पर खंड ख के बाद 80 वर्ष कर दिया। ठीक है, उसके बाद में पूछा है कि इस संविधान खंड के 1-2 के अनुसार ये 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। बिल्कुल, ये वैसे आया था 104 है ना, आया 2019 में था। ये पूछ रहे हैं कि लागू कब हुआ, आजकल ये पूछ रहे हैं लागू भी कब हुआ, ये भी याद रखो आप। ठीक है, पहले बात तो इसका आंसर क्या होगा? 3। 1 और 3 तो सही है, 2 गलत है। ये तो है गलत और ये सही है। कैसे सही है अभी अपन देखते हैं। एक तो ये याद रखना है कि भाई मैंने बताया था कि भाई SC और ST और एक एंग्लो, इन दोनों के संबंधित में था 104। ठीक है भाई साहब, पहले ये लिख रखा है भाई 70 वर्ष तक संविधान लागू हुआ था, 70 वर्ष तक ये लागू रहेगा। और 70 वर्ष कब पूरे हुए? 2019 में पूरे हुए। तो 2019 में पूरे हुए तो भाई इस SC ST वाले आरक्षण को आगे बढ़ाना था, बिल्कुल आगे बढ़ाना था। तो इस मतलब 2019 सरकार ने संविधान 70 की जगह कतिपय कर दिया। क्या कर दिया? कतिपय, बिल्कुल 70 की जगह क्या कर दिया? कतिपय कर दिया। और एंग्लो इंडियन वाला इसको तो खत्म ही कर दिया। तो देखो इसमें लिख रखा है कि 334 के पार्श्व शीर्ष में 70 वर्ष के स्थान पर कतिपय अवधि कर दिया, कतिपय अवधि। और ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट करने मतलब सही है, कतिपय अवधि कर दिया। और उसके बाद में मतलब ये तीसरा है ना, मतलब
कतिपय अवधि कर दिया और आंग्ल भारतीय को खत्म कर दिया। मतलब इसमें दे रखा है ना कि भाई 334 खंड क और ख के बाद, क और ख के, क में तो SC/ST था, क्या था, क में SC/ST था, और ख में क्या दे रखा, इसको कर दिया SC/ST वालों को कर दिया 80 वर्ष। तो मतलब ख के बाद 70 वर्ष के साथ इसमें मतलब क्या उल्टे दे दिए, यहाँ क्या कर दिया SC/ST वालों को 80, मतलब 2030 तक SC/ST वालों को जोड़ा है ना, उसको कर दिया 80 वर्ष, कहने मतलब 10 वर्ष जुड़ गए ना, 70 से 80 हो गए, 2030 तक SC/ST का, उसके बाद बढ़ा देंगे ये केंद्र वाले, तो ये 80 कर दिया, कहने मतलब इसने उल्टे दे दिए और उसको खत्म कर दिया। 2020 से लागू है, 2019 में आया, और ये डेट तो वैसे ही सही थी, कहने मतलब इसमें 1 और 3 सही है, और कहने मतलब ये 2 वाला गलत है, क्योंकि 2 वाले उल्टे कर दिए। थोड़ा खतरनाक प्रकार का था ये भी उसमें तो इस पेपर में सारे खतरनाक ही थे, सिंपल तो मुझे नहीं लग रहा कोई थे, 1-2 प्रश्नों को छोड़ के। अगला पूछा है कि भारतीय संविधान के पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कि भाई पंचायती राज का जो है ना 243 आपको इतने से काम नहीं चलेगा। ए में ये पंचायती राज है, बी में सी में संरचना है, डी में आरक्षण है, ई में अवधि है, एफ में फैलिटी है, एच में कर है, इतने से काम नहीं चलेगा। ए के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, वो बताओ ए के अंदर क्या है। इन्होंने दिया है कि भाई पंचायती राज क्षेत्र, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है कि प्रादेशिक पंचायत क्षेत्र के अभिग्रह के 243 अड़ा में है, ऐसी बात रखा कि भाई प्रादेशिक क्षेत्र अड़ा में बात लिख रखी है या नहीं लिख रखी, तो ये स्टेटमेंट करना मतलब सही है। आपको याद करना पड़ेगा, अलग अलग धाराएं आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें समझाने जैसे कुछ चीज है ही नहीं, कहने मतलब 243 केवल याद रखने से काम नहीं चलेगा, 243 में ही अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्र किसमें है वो भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद पंचायतों अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 243 घ ख में है, तो क्या है घ ख में, नहीं ये गलत है, कहना मतलब एक तो 243 डी में है आरक्षण, फिर अलग अलग है, फिर अलग अलग कैसे, एक तो मतलब SC वाला तो है क में, SC वाला SC का आरक्षण है क में, और ख में है ST का आरक्षण, तो अनुसूचित जातियों इनसे उल्टा देके करना मतलब इसका आंसर ये करा दिया। उसके बाद तीसरा है कि किसी पंचायत, इसमें क्या पूछा है सुमेलित नहीं है, ये आंसर इसका ये हो जाएगा। ये डी में भी केवल के भाई अपन पहले इतना ही पढ़ते हैं कि डी में आरक्षण है, इसमें डी के अंदर भी क और ख पूछ दिया, केवल आप वो कहने का मतलब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि आप डायरेक्ट पढ़ो, डायरेक्ट में भी पूरी धाराएं पढ़ो। ये ऐसे प्रकार के प्रश्न कैसे याद किए जा सकते हैं, आदमी की लिमिट होती है। तो AP वाले भाई स्कूल लेक्चर वाले उनको तो ये सारी चीजें पढ़नी है, और बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो तो अपने सरदार अनुसार देख लें कितना पढ़ना है, कम से कम पुराने आ रखे वो तो याद कर ही ले, क्या पता वो सेम आ गए। तो ये क और ख में ये अलग अलग था, इसलिए ये गलत करा दिया। उसके बाद किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि समाप्त पूरा किया जाएगा, 3 में है, ये भी सही है, कहने का मतलब आर्थिक विकास सामाजिक रूप से न्याय योजना तैयार करे 243, ये भी सही है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला 149 नंबर का प्रश्न इन्होंने पूछा है कि भाई निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विचार व्यक्त किया कि भारत में लगभग सभी राजनीतिक दल मूल्यों संस्थाओं के प्रति निष्ठा के बजाय नेताओं के प्रति निष्ठा पर आधारित है, कि भाई मूल्य लोकतंत्र, और इनमें से लगभग सभी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वो अलग अलग पद केंद्रीय करते हैं। ग्रीनविल ऑस्टिन, जेम्स मैनोर, सुधा पाई, क्रिस्टोफर जेफरो, इसने आंसर क्या माना, जेम्स मैनोर ने बोला है कि भारत में नेताओं की मतलब गुणगान करते रहते हैं लोगों को, बाकी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, सब अपने बाप के बाद में बेटा बनेगा, बेटा के बाद में अगला कौन बनेगा, सब किसने बोला है, जेम्स मैनोर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव संबंधित निम्नलिखित कथनों के भाई सही नहीं है, कौन सा सही कौन सा नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, और उसके बाद में क्या भाई मुख्यमंत्री द्वारा चयनित कोई सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, इसमें बोला कि सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो उसके बाद में क्या भाई धन्यवाद व्यक्त करने के लिए वाला प्रस्ताव कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। उसके बाद में पूछा कि प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा चयनित दूसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में ऐसा पूछा कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना वो प्रस्तावक व अनुमोदनकर्ता हस्ताक्षर होंगे, वो मंत्री संसदीय कार्य विभाग के जरिए राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव को भेजी जाएगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा सके जिससे मुख्यमंत्री उचित समझे, नहीं इसको अध्यक्ष होगा कहने मतलब इसकी वजह से ये प्रश्न गलत हो गया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी खतरनाक प्रकार का बहुत ही प्रोसेसिंग रूल से पूछ लिया उन लोगों ने, उनको ध्यान रखना चाहिए यार ऐसे प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय में अपर न्यायालय, देखो एक तो एडॉक अपन पढ़ा था अभी पीछे, सुप्रीम कोर्ट में एडॉक बोलते हैं, यहाँ अपने हाई कोर्ट में पूछते हैं अपर न्यायालय बोलते हैं, मतलब अतिरिक्त न्यायालय की जरूरत होती है ना, अपर न्यायालय पूछते हैं। संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये बता दो एडॉक करता है सीजीआई करता है किसकी, राष्ट्रपति पूर्व अनुमति, और ये अपर वाला है ना ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है,
और उसको पूछता नहीं है, सीजे से पूछता नहीं है, जो हाईकोर्ट का होता है वो सीजे से पूछता नहीं है। ये प्रश्न पूछा हुआ पहली बार, ध्यान रखना है आपको, इनमें अंतर है। ये अपर न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति करता है, इसको पूछता भी नहीं है। उसमें तो सीजे ही करता है, इसमें राष्ट्रपति करता है और उसमें पूछता नहीं है। कहने वाले इसमें पूछा क्या है, ये हो सकता है, यही पूछा हो। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कार्यों में किसी अस्थायी वर्दी के कारण अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है, राष्ट्रपति करेगा। 145 में एक तो पहले बात तो क्या है, पहला गलत हो गया, काटो इसको। उसके बाद में पूछा है कि अपर न्यायाधीश नियुक्ति अस्थायी रूप से 2 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। बिल्कुल 2 से ज्यादा नहीं। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2। एक तो ये याद रखना है क्यों किया जाता है, 2 कार्य लिख रखा है। एक तो अस्थायी कार्य वर्दी हो रही है, और मतलब एक वर्दी और बकाया। कार्य में क्या लिख रखा है, उसमें मूल आर्टिकल मैंने देखा है, वर्दी और बकाया लिख रखा है। ध्यान रखना है आपको, ये चीजें लिख रखी है। इधर राष्ट्रपति करता है, सीजे से परामर्श नहीं लेता है, उधर सीजे ही करता है, राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। तो ये स्कूल लेक्चरर के पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर में जिसने मार्केट में भय का माहौल बना रखा है, उसके प्रश्न पेपर आपने महसूस किए होंगे कैसे हैं आपने। मतलब अगले प्रश्न ये फटाफट अपन देख लेते हैं। एक स्कूल लेक्चरर ग्रुप बी, ये जो अपने सी वाला पहले कर लिया, बी वाले में क्या पूछा है, लोकसभा में निंदा से संबंधित कोई निंदा प्रस्ताव आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई क्या कोई भी लोकसभा के विचार में निंदा प्रस्ताव आ रहा है, और उसके मतलब अपन फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। एक तो पूछा है कि भाई निंदा प्रस्ताव है वो मतलब, एक मिनट दोस्तों, तो अपन यही एंड कर देते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 1 घंटा 40 मिनट हुआ है। अगले प्रश्न अपन अगले सेशन में ले लेंगे। और तो नमस्कार साथियों, और हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है प्लीज, और अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं।